इनोवेशन पहले सिलिकॉन वैली में इतना बड़ा टॉपिक नहीं था। लगभग 10 साल पहले जब हमारी कंपनी एक छोटी सी टीम थी जो पालो अल्टो में एक ड्रेस शॉप के ऊपर काम करती थी, हमें ये समझने में बहुत इंटरेस्ट आया कि क्यों कंपनीज बाहर देखती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। हमने एक प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म को हायर किया था जो इस सवाल का जवाब देने में मदद करती थी, और उनके कई क्लाइंट्स और नॉन क्लाइंट्स से बात करके हमने उनके रीजंस को 4 मुख्य कारणों में सम अप किया। पहला तो बस कैपेसिटी था, कंपनीज का डिमांड ज़्यादा होता था जो उनके इन हाउस रिसोर्सेज से पूरी नहीं हो सकता था। दूसरा रीज़न था स्पीड, अगर किसी टाइट डेडलाइन के लिए कोई इन हाउस रिसोर्स नहीं मिलता तो वो बाहर देखते थे। तीसरा रीज़न था स्पेसिफिक एक्सपर्टीज जो उनके कोर कॉम्पिटेंसीज के बाहर होती थी। और चौथा रीज़न था इनोवेशन। पर ऐसा कुछ अजीब सा हो गया है इन सालों में। इनोवेशन ने नीचे से ऊपर बढ़ गया है प्रायोरिटी लिस्ट में। इस दौरान आइडियो ने अपने क्लाइंट बेस को ब्रॉडन किया है और उनमें से कुछ ऑफ द बेस्ट नोन और बेस्ट मैनेज्ड कंपनीज भी शामिल हुए। मैं पर्सनली एग्जीक्यूटिव से मिल चुका हूं कई कंपनीज के, जहां हम उनके ऑर्गेनाइजेशंस के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मार्केट परसेप्शंस और बिना शक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बात करते हैं। हजारों ऐसे अनुभवों के बाद नए ट्रेंड्स को स्पॉट करना मुश्किल नहीं है अगर आप सच में ध्यान से देखें तो। सबसे बड़ा ट्रेंड जो हमने देखा है वो है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज और इनिशिएटिव्स का एक मुख्य हिस्सा के रूप में इनोवेशन को माना जा रहा है। और इससे ज़्यादा हमने देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव्स ज़्यादा सीनियर होते हैं वो अपनी कंपनी के नीड्स को इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करने के ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। कुछ कंपनीज के लिए जो इनोवेशन के फैंस पर बैठी हैं, बिजनेस राइटर गैरी हैमल का एक गंभीर प्रेडिक्शन है, कहीं किसी गराज में वो एंटरप्रेन्योर बैठा है जो आपकी कंपनी के नाम का खतरा लेकर आ रहा है। ए फ्लैट आपके पास एक हाई ऑप्शन है, पहले गोली चला देनी चाहिए। आपको इनोवेटर्स को आउट इनोवेट करना होगा। आजकल कंपनीज को ज्ञान, एक्सपर्टीज, मेथोडोलॉजीज और इनोवेशन के आसपास का काम करने के लिए ऑलमोस्ट बेचैनी सी है। इस किताब का उद्देश्य ये है कि कुछ उस प्यास को शांत करने में मदद करे जिसे हमने 3000 से अधिक नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के फ्रंट लाइन्स पर से आइडियो के अनुभव से लिया है। हमारा अनुभव सीधा और तुरंत है, जो व्यवहारिक उपयोग से कमाया गया है, न कि प्रबंधन की सिद्धांत से। हमने कई ऑनलाइन फॉर्च्यून 500 कंपनीज को उनके संगठन को पुनर्चित करने में और साहसी नए स्टार्टअप्स को नए इंडस्ट्रीज बनाने में मदद की है। हमने दुनिया के कुछ सबसे सफल प्रोडक्ट्स का डिजाइन किया है, जैसे कि ओरिजिनल एप्पल माउस, जिसे एक समय कंप्यूटर युग के सबसे प्यारे आइकॉन के रूप में कहा गया था, या फिर सुंदर पाम वी हैंडहेल्ड ऑर्गेनाइजर। चाहे आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, एक आरडी टीम लीडर हो या एक बिजनेस यूनिट मैनेजर हो, हम मानते हैं कि ये किताब आपको इनोवेशन में मदद कर सकती है। हमारे फ्रंट लाइन्स एक्सपीरियंस का एक फ़ायदा ये है कि हमने दुनिया भर के मुख्य कंपनीज से समकालीन सफलता की कहानियां जमा की हैं। हमने अनसंगठनिक सफलताओं को खास विधियों और उपकरणों से जोड़ दिया है जो आप अपने संगठन में इनोवेशन को बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपको लगेगा कि ये किताब आपको ऐसे दृष्टिकोण तक पहुंचने में मदद करेगी जो सीधे आप और आपकी कंपनी से संबंधित हैं। मैंने आइडियो में 1980 के आखिर में शामिल हुआ था, जब ये एक ऐसे महत्वपूर्ण चरण पर था जिसमें कई स्टार्टअप्स थम जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उस समय से आइडियो ने अपनी साइज और प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि की है, और फास्ट कंपनी मैगजीन ऐप इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डिजाइन फर्म के रूप में कहती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे ऑफिसेस को इमेजिनेशंस प्लेग्राउंड कहा, और फॉर्च्यून ने हमारी आइडियो की यात्रा को इनोवेशन के दिन के रूप में तितली दी। हर बसंत बिजनेस वीक एक व्यापार में डिजाइन की शक्ति पर एक फीचर कहानी प्रकाशित करती है और सबसे अधिक इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड्स जीतने वाली फर्म्स का एक संग्रहित अनुमानन देती है। आइडियो ने इस लिस्ट में 10 साल से पहले से टॉप किया है। आइडियो में विशेष ये है कि हम इनोवेशन बिजनेस के दोनों पक्षों में से एक की तरह है, जैसे कि व्यवहारीकरणकर्ता और सलाहकार। हर दिन हम दुनिया के प्रमुख कंपनीज के साथ काम करते हैं टकटवार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में लाने के लिए। लेकिन
सबसे अच्छे प्रबंधन सलाहकार फर्म्स की तरह कभी कभी हम मल्टीनेशनल कंपनीज के टीम को भी अपनी संस्कृति से सीखने और अपनी विधि में घुलने के लिए स्वागत करते हैं। दूसरी शब्दों में, हम सिर्फ इनोवेशन के प्रक्रिया को नहीं सिखाते हैं, हम इसे सच में रोज रोज करते हैं। जब मैं इस किताब को पूरा कर रहा था तो टाइगर वुड्स पेबल बीच में यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत रहे थे और कभी भी पहले जैसा आदान प्रदान नहीं था। उनका समर्पितवाद पूरा था और उनकी गोल्फिंग और पुटिंग लगभग परफेक्ट थी। उन्होंने अपने पहले राउंड में जो लग रहा था कि महारत से पुटिंग हो रहा है, फिर भी वो कह रहे थे कि बॉल स्मूथ तरीके से होल में नहीं जा रही थी। उन्होंने बस स्कूटिंग की, उन्होंने बोला, ना कि रोलिंग। वो प्रैक्टिस ग्रीन पर रहे जब तक वो ब्यूटीफुली रोल नहीं हो जाते। बुच हार्मन, उनके स्विंग गुरु, ने कहा कि टाइगर कभी भी पहले से बेहतर खेल रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं, वो मैच्योर हैं, बोला हार्मन। हमने साथ में उनका स्विंग बनाया है, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो यूज ठीक कर देना काफी आसान हो जाता है। मैंने ये एक अद्भुत और प्रकाशमयी बयान माना। इतिहास के सबसे बड़े गोल्फर जो सीमित रूप से एक अकेले परफॉर्मर लगते हैं, वो असल में एक टीम प्रयास का परिणाम है, और जब कभी कभी रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं तो इस वजह से आगे बढ़ना आसान हो जाता है। हमारा अप्रोच इनोवेशन की तरफ एक हिस्सा गोल्फ स्विंग की तरह है, एक हिस्सा गुप्त रसोईघर की रेसिपी की तरह है। हम बिलीव करते हैं कि कुछ विशेष तत्व हैं जो आप और आपकी कंपनी को अधिक इनोवेटिव बनने में मददगार होंगे, लेकिन ये बस डायरेक्शंस फॉलो करने की बात नहीं है। हमारी गुप्त फॉर्मूला असल में कुछ खास रूप से फॉर्मूलाइक नहीं है। ये एक तरह की विधियों, काम प्रणालियों, संस्कृति और संरचना का मिश्रण है। केवल विधि ही काफी नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप चैप्टर 6 में देखेंगे, प्रोटोटाइपिंग इनोवेशन प्रोसेस का एक कदम है और ये एक फिलॉसफी है कि आगे बढ़ते रहे, चाहे कुछ वेरिएबल्स अभी तक डिफाइन ना हो। और चैप्टर 4 में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट के फजी फ्रंट एंड में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक टूल नहीं है। ये एक ऐसे सांस्कृतिक प्रभाव भी है जो ये एंश्योर करता है कि व्यक्तियों को एक मुश्किल समस्या पर अपना अधिक एनर्जी वेस्ट करने के बजाय टीम की सामूहिक बुद्धिमत्ता उन्हें 1 घंटे के अंदर ही किसी चक्कर से बाहर निकल सकती है। सफलता दोनों पर निर्भर करती है, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इनोवेशन डिकैथलॉन यहाँ अच्छी खबर है। ना तो आप ना ही आपकी कंपनी को हर क्षेत्र में बेस्ट ऑफ क्लास होना चाहिए। जैसे कि एक ओलंपिक डिकैथलॉन में लक्ष्य कुछ क्षेत्रों में असली उत्कृष्टता और कई क्षेत्रों में शक्ति हासिल करना है। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे हैं अपने कस्टमर्स के छुपी हुई अव्यक्त जरूरियतों को खोलती हुई, तो आपके दृष्टिकोण की शक्ति है जो आपको दूसरे क्षेत्रों में कमियों के बावजूद भी सफलता दिलाने में मददगार हो सकती है। ऊपर से अगर आप भविष्य की एक आकर्षण वाली तस्वीर पेंट कर सकते हैं, तो शायद आपके साथियों, उपभोक्ताओं, वितरण करने वाले, सलाहकार आदि या फिर आपके कस्टमर्स आपको वहां पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अगर इनोवेशन की संस्कृति बनाने और बनाए रखने के 10 इवेंट्स हैं, तो मायने वाला ये है कि आपका कुल स्कोर क्या है, आपकी क्षमता है कि आप किसी भी कंपनी के रोजना के परीक्षणों में जितने में सफलता पाते हैं जो हर कंपनी को सामना करना पड़ता है। हमारे PAAGALPENTI के पीछे एक तरीका है हमारे ऑफिस स्पेस के इक्लेक्टिची दिखने और कभी कभी उत्साहित, कुछ शोर शराबा से काम और खेलने से कुछ लोग अपने पहले ऑफिस विजिट के बाद इंप्रेशन लेकर चले जाते हुए कि आइडिया पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। हकीकतन में हमारे पास एक अच्छी तरह से विकसित और लगातार सुधारित विधि है, बस ये है कि हम उस विधि को समझने का तरीका हर समस्या की प्रकृति के अनुरूप अलग अलग रूप में व्यवहार करते हैं। हल्की तरह से वर्णन किया गया तो वो विधि 5 मूल कदमों से गुजारती है। बाजार को समझना, क्लाइंट को समझना, तकनीकी को समझना और समस्या पर दृष्टिकोण महसूस किए गए सीमित परिधियों को समझना। बाद में एक प्रोजेक्ट में हम अक्सर अनसीमित परिधियों को चैलेंज करते हैं, लेकिन अभी के वर्तमान दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। असल लोगों को असल जीवन में देखें, जिसे उनके मन में चलने वाले चिट्स क्या है, उनको क्या उलझन होती है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नफरत है, जहां उनकी छिपे जरूरियत हैं जो अभी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से पूर्ण नहीं होती।
इस कदम के बारे में अधिक जानकारी चैप्टर 3 में। नए तो दुनिया के विचार और उन कस्टमर्स को विजुअलाइज करो जो उनका उपयोग करेंगे। कुछ लोग आए इस कदम को भविष्य की प्रिडिक्शन के रूप में सोचते हैं और ये शायद प्रक्रिया का सबसे अधिक ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटेंसिव चरण हो। काफी बार विजुअलाइजेशन एक कंप्यूटर बेस्ड रेंडरिंग या सिमुलेशन के रूप में होती है, लेकिन आईडियो हर साल हजारों फिजिकल मॉडल्स और प्रोटोटाइप्स भी बनाती है। नए प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए कभी कभी हम कॉम्पोजाइट कैरेक्टर्स और स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेटेड सिनारियोज का उपयोग करके कस्टमर एक्सपीरियंस को विजुअलाइज करते हैं। कुछ केसेस में हम फ्यूचर प्रोडक्ट के साथ जीवन को दिखाने वाला वीडियो भी बनाते हैं जब तक वो असल में उपस्थित नहीं होता। प्रोटोटाइप्स को एक सीरीज ऑफ क्विक इटरेशंस में मूल्यांकन और सुधारो। हम पहले कुछ प्रोटोटाइप्स पर अधिक अटैच्ड होने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि वो बदलते हैं। कोई भी विचार इतना अच्छा नहीं है कि उस पर सुधार नहीं किया जा सकता और हम कई सुधारों की सीरीज के लिए प्लानिंग करते हैं। हम अपने इंटरनल टीम, क्लाइंट टीम, प्रोजेक्ट से सीधे जुड़ ना हो लेकिन नॉलेजेबल लोगों से और टारगेट मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से इनपुट लेते हूँ। हम देखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, लोगों को क्या उलझन होती है, क्या उनको पसंद आता है, और हम अगले राउंड में प्रोडक्ट को सुधारते हैं। नए कॉन्सेप्ट को व्यवसायीकरण के लिए इम्प्लीमेंट करो। इस चरण में अक्सर डेवलपमेंट प्रक्रिया में सबसे लंबे और तकनीकी रूप से चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आइडियो की योग्यता के साथ सफलता से इम्प्लीमेंट करने से पहले जो सभी रचनात्मक काम होता है उससे क्रेडिबिलिटी मिलती है। हमने दिखाया है कि ये धोखे से सिंपल प्रक्रिया हर चीज के लिए काम करती है, चाहे वो सिंपल बच्चों के खिलौने बनाने हो या ई-कॉमर्स बिजनेसेस लॉन्च करने हो। ये एक प्रक्रिया है जो चीजों को बनाने में मदद करती है जो पहले से हाई स्कोर्स ऑफ लाइव्स को बचा चुकी है, जैसे कि पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर्स और बेहतर इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम से लेकर बर्न विक्टिम्स के लिए नए चमड़ी की शीट को बढ़ने में मदद करने वाले डिवाइसेस। बिना सेफ्टी नेट के ऑडियंस के साथ इनोवेट करना। इस किताब की एक वजह यह है कि हमारे पास असल दस्तावेज है कि लोग हमारे इनोवेशन अप्रोच पर भरोसा करते हैं। 1 साल पहले ABCS नाइटलाइन ने एक विशेषता प्रस्ताव के साथ हमारे पास आया। उन्हें इनोवेशन होने के तरीके को देखना था और उन्होंने कहा कि अगर हम तैयार हैं दिखाने के लिए कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट कैटेगरी को पुनर्चित करेंगे, तो नाइटलाइन वाहन उनके कैमरास के साथ होने को तैयार है एक्शन को कैप्चर करने के लिए। शायद आप 10 मिलियन लोगों में से एक हैं जो ब्रॉडकास्ट देखने के लिए रात को देर तक जागते रहे। शो एंटरटेनमेंट में अच्छा था, लेकिन ये हमारी विधि का एक अद्भुत शॉर्ट कोर्स भी था। ABC ने हमें उनके शो में सफलतापूर्णाकृति उत्पादों बनाने के लिए हमारी विधि को एक टीवी साइज्ड पैकेज में कंप्रेस करने को कहा था, और जो कदम हम नेशनल टेलीविजन ऑडियंस के सामने गए थे वो वही कदम है जो मैं आपको आए इस किताब के बाकी हिस्से में लेकर जाऊंगा। एक प्रीव्यू के रूप में चलो देखते हैं कि ABC ने द डीप डाइव के रूप में क्या कहा था। एक कंपनी का इनोवेशन का गुप्त हथियार। द डीप डाइव नाइटलाइन के शो ने टेड कॉपल से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने पूछा कि एक बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन का प्रक्रिया कैसे काम करता है। चैप्टर 2 स्टार्टअप मोड में दुनियादारी। जब मेरे भाई डेविड ने 1978 में अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसने यूज एक प्रोजेक्ट की तरह लिया, जैसे हमारी बचपन की बर्फ के गद्दे या कॉलेज में बनाए गए 30 फुट जूक बॉक्सेस। सच तो यह है कि उसने बस रैंडमली ट्राई किया और उस प्रोसेस में काफी मजा आया। बोइंग और NCR में कम के बोरिंग इंजीनियरिंग रोल्स के बाद डेविड ने स्टैनफोर्ड के प्रोडक्ट डिजाइन प्रोग्राम में अपना आत्मिक घर पाया, जहां उसने लेट 70s में अपना मास्टर्स डिग्री किया। ऐसे एक उत्तेजित और परिपोषक वातावरण को छोड़ने में एहसास नहीं हुआ, तो डेविड ने सोचा कि वो एक डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए जाएगा। लेकिन FD में पढ़ने और लिखने के खातिरत काफी ज्यादा होता था। ये मेरे अधीर भाई के पसंदीदा वक्त नहीं थे। जब स्टैनफोर्ड डिजाइन डिपार्टमेंट को लगातार प्रशासन मिलता रहा कि कंपनीज उनके मुश्किल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन समस्याओं को हल करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो डेविड ने सोचा कि वो कर सकता है। डेविड ने समझा कि उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। उसने जाना कि वो एक सामान्य कार्यालय में फिट नहीं हो सकता था। वो लिनियर नहीं थे।
उनका प्रबल पॉइंट था कि वो बैठकर काम करने में अच्छे नहीं थे। डेविड के पास किसी और की डायरेक्शन में चलने की ध्यान स्पैन नहीं था। अगर उन्हें सफलता की एक मौका चाहिए था तो उन्हें खुद लीड करना होगा। डेविड ने फैसला किया कि उसको एक साथी की ज़रूरत है और उसने अपने स्टैनफोर्ड के मेंटर प्रोफेसर बॉब मकिम से उस साल के टॉप स्टूडेंट का नाम मांगा। मकिम ने डीन होवे का सुझाव दिया और जब डीन ने उसके साथ पार्टनरशिप के लिए सहमति दी तो डेविड ने तुरंत अपने डी के प्लान्स को त्याग दिया। उन्होंने पहले 4 इंजीनियर्स को हिरे किया, जिम यर्चेंको, डेनिस बॉयल, रिक्सन सन और डगलस डेटन, जो सब स्टैनफोर्ड के अलमनाई दी और डेविड के दोस्तों में से थे। डेविड मानता था कि अगर वो लोगों को हीरे करेंगे जिनको वो पसंद करते हैं और सम्मान करते हैं तो सब मज़ा करेंगे और अधिक काम हो सकता है। काम असल में बच्चों की तरह खेलने जैसा था। वो चिच्चे चलते गए जैसे उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने एक पुरानी हालात में पालो अल्टो के एक ड्रेस शॉप के ऊपर के ऑफिस में कुछ कमरे ढूंढे। उन्होंने अपना अधिकांश फर्नीचर खुद बनाया। उन्होंने यूज हो चुके कुर्सियों को ब्राइट ग्रीन रंग में स्प्रे पेंट किया और डेंटेड फाइलिंग कैबिनेट्स पर लोकल लंबयार्ड से डिस्काउंट डोर्स राखी टकड़ियों के रूप में डेस्क बनाने के लिए। कुर्सियों के साथ मैच करने के लिए उन्होंने कुछ ग्रीन सस्ती इंडोर आउटडोर कार्पेट भी खरीदा। एंड में उन्होंने वॉल्स पर कुछ पेंट लगा दिया और शीट्रॉक डिवाइडर्स को नेल से चिपका दिया। रूम डिवाइडर्स का मकसद था कि हर किसी को थोड़ा प्राइवेसी मिल जाए। लेकिन डेनिस बॉयल ने तुरंत अपने और डगलस डेटन के बीच में एक सर्कुलर होल बनाया और एक शिप स्पॉट होल डाला। दुष्कर्म उन्हें एकत्रित किया। वो कमरे इतने मच्छरों से भरे थे कि यैंको और डेटन ने एक फोम कोर से बना फनल बनाया जिससे वैक्यूम से मच्छरों को चूसने में मदद मिलती थी। उन्होंने अपने आप को फ्लाई ग्रुप कहते थे। मजाक के लिए उन्होंने एक फोम कोर से बना पिक के साइज का मच्छ बनाया, यूज रेड रंग में पेंट किया और सीलिंग से लटका दिया। प्रैंक्स उनका सेकंड नेचर बन गया। जब होवे एक हफ्ते की छुट्टी पर गए तो उन्होंने वापस आने पर देखा कि उनके दरवाजे के जगह एक शीट्रॉक वॉल लगी हुई है। विंडशील्ड सीमेंट ने कई ऑफिस प्रैंक्स की इंस्पिरेशन दी। आप अपने डेस्क से दूर चले जाते थे तो लौटकर आपको देखा कि सब कुछ चिपका दिया गया था, सोडा कैंस, पेपर्स, पेन्स। एक बार डेविड्स का दरवाजा भी चिपका दिया गया था जब एक सेल्स पर्सन से पिच मिल रही थी। दूसरे ऑफिस को हॉट ग्लू गुण से स्टिकी ट्रेल से रैप किया गया था। वहां रबर बैंड वॉर्स और स्क्वर्ट गन स्कर्मिशेस होते थे जो तब के एप्पल में होने वाले प्रैंक्स के सिमिलर थे, और कई वाटर बलून्स भी विंडो से नीचे गिराते थे। किसी ने कीबोर्ड किस के एक जॉब से बचे हुए एक बकेट से की कैप लॉन्चर भी बनाया था। आइडियो अपने दोस्तों के साथ समर ब्रेक में वक्त बिता रहा होना जैसा था। जिम यैंको के मुताबिक प्रैंक्स और खेल का एक उद्देश्य था, उसको अपने भविष्य पर कंट्रोल का एक एहसास मिलता था, अपने आप को किसी चीज का हिस्सा होने का एहसास मिलता था जो उससे बड़ी थी। कुछ अकेला प्रकृति का व्यक्ति होने के बावजूद वो किसी भी प्रकार की टिपिकल हायरिंग नहीं था। यर्चेंको ने कभी प्रोडक्ट डिजाइन या इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी। उसने स्टैनफोर्ड से मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स की थी और यूनिवर्सिटी के डिजाइन शॉप में अद्भुत इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्कल्पचर्स बनाने में अपना ज्यादातर समय बिताया था। सुनने में तो ये कुछ अजीब लगता है, एक स्कल्प्टर को प्रोडक्ट डिजाइन फर्म के लिए हीरे करना, लेकिन डेविड बेवकूफ नहीं था। यर्चेंको ने गणित और भौतिकी में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी और जैसे डेविड वो चीजों को बनाने में बड़ा हुआ था। कंपनी के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। डेविड ने खुद जॉब्स ढूंढा। एक कंपनी के पड़ोसी डाउनटाउन पालो अल्टो में जेरी मैनक एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर और फेलो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट थे। डेविड ने उन्हें अपने नए फर्म के बारे में बताया। मैनक उस समय एप्पल के लिए काफी काम कर रहे थे और अगले ही पल डेविड स्टीव जॉब्स से मिलने के लिए जा रहे थे। चैप्टर 3 इनोवेशन से शुरू होता है। हम फोकस ग्रुप्स के बड़े प्रशंसक नहीं हुए। हम ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च को भी ज्यादा पसंद नहीं करते। हम सीधा सोर्स पे जाते हैं। कंपनी के अंदर के एक्सपर्ट्स नहीं, लेकिन एक्चुअल लोगों के पास जाते हैं जो हमारे क्रिएट करने की उम्मीद से कुछ सिमिलर प्रोडक्ट या इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। कई तरह के संवेदनशील क्लाइंट्स हमें व्यावसायिक रूप से बताते हैं कि एक नए प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए।
उन्हें अपने प्रोडक्ट्स का उपयोग लोग कैसे करते हैं ये पहले से पता होता है। उनके कस्टमर्स और मौजूदा प्रोडक्ट लाइन के साथ वो इतने परिचित होते हैं कि वो इनोवेशन क्यों न संभव है इसकी कई अच्छी वजह साबित कर सकते हैं। हमें बड़े ध्यान से इन चिंताओं को सुनते हैं। फिर हम खुद हाई ऑपरेटिंग रूम में कुछ इस तरह से जाते हैं और खुद देखते हैं। कुछ साल पहले फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन वैली बेस्ड एडवांस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ने हमें मदद करने के लिए कहा था कि वो एक महत्वपूर्ण मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को रीडिज़ाइन करें जो बलून एंजियोप्लास्टी के दौरान दिल रोगियों पर इस्तेमाल होता है। कंपनी ने एक इन्फ्लेशन डिवाइस को बेचा था जो छोटा बलून के लिए इस्तेमाल होता है जिसे एक कैथेटर के साथ फेमरल आर्टरी के माध्यम से एक रोगी के पैर में इंसर्ट करता है। बलून को रुकावट वाली कोरोनरी आर्टरी में गाइड किया जाता है और यूज फैलाया जाता है जिसे प्लाक को दबा दिया जाता है और आर्टरी को स्ट्रेच किया जाता है। एक्स ने हमें बताया कि नए इन्फ्लेशन डिवाइस जैसे कि मौजूदा डिवाइस एक हाथ से इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होना चाहिए। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग रूम में गए लिटरल रूप से तब हमने ये नहीं देखा। वैसे तो वर्तमान प्रोडक्ट को थ्योरेटिक रूप से एक हाथ से इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन ये असल में वैसे ही काम करता था अगर आपके पास माइकल जॉर्डन जैसे हाथ होते। असल में जैसे हमने देखा मेडिकल टेक्नीशियंस ऑलमोस्ट हमेशा डिवाइस के साथ दोनों हाथ इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनके एक स्पेयर हाथ के साथ वो और कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा क्यों न नए इंडिफ्लेटर को 2 हाथों वाले टेक्नीशियन के लिए डिज़ाइन करें। इंसानी भावनाओं से लड़ने का क्या फ़ायदा है, बस यही प्रकार की ऑब्जर्वेशन फ्यूअल्ड समझ इनोवेशन को संभव बनाता है। लोगों के लिए जो स्वाभाविक है वो पता लगाना और नियम बदलने की शक्ति रखना। टेक्नीशियंस दोनों हाथ इस्तेमाल करने का ऑब्जर्वेशन करने से अलग अलग सुधारा गया। हमने पंप जैसे डिवाइस के बेस में रिब्स जोड़ा ताकि टेक्नीशियंस यूज एक हाथ में स्थिर रूप से पकड़ सकते और दूसरे हाथ से बलून को फैला सकते। हमने प्रेशर गेज को ऊपर की और टिल्ट किया ताकि इन्फ्लेशन के दौरान आसानी से पढ़ सकते। हमने कंट्रोल और प्रिसिजन को बढ़ाया। बलून को फैलाने में भी हमने यूज आसान बनाया और हमने एक और बड़ा बदलाव किया। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर में एक संवेदनशील समय होता है जब सर्जन टेक्नीशियन से बलून को फैलाने का आदेश देता है। अगली 7 मिनट तक बलून आर्टरी को रुकावट देता है, प्रतिक्रिया में एक प्रकार का दिल का हमला बनाता है। इस समय जब रोगी अभी जाग रहा होता है, पुराना डिवाइस अक्सर एक जोरदार क्लिकिंग नॉइस बना देता था जब वो अपने स्थान पर रैचेट करता था। हमें अपने नए डिजाइन ने वो डरावनी क्लिकिंग साउंड खोया। जंगल में समय क्लिक्स एंड मोटर ब्रोकरेज फाउंडर चार्ल्स श्वाब ने अपने कस्टमर्स के दृष्टिकोण को लेना अपने प्रयासों के बारे में बताया है। मैं एक शेफ की तरह हूँ, ये खाना चखना पसंद करता हूँ। अगर वो स्वाद में बुरा लगता है तो मैं न्यूज़ नहीं सर्व कराता। मैं हमेशा देखता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बेहतर तरीकों को ढूंढ सकते हैं, तरीकों को जो मुझे खुश कर देंगे अगर मैं एक क्लाइंट होता। ये निष्ठा के लिए प्रेज़वर्दी है और आप श्वाब के ट्रैक रिकॉर्ड से नहीं विवाद कर सकते, लेकिन हम मानते हैं कि आपको अपने कस्टमर्स के जूतों में खुद को रखने से आगे बढ़ना होगा। वैसे तो हम मानते हैं कि सिर्फ लोगों से पूछना कि वो एक प्रोडक्ट या विचार के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी काफ़ी नहीं है। एक वजह वही है जो आपको ये नहीं सीखने देता कि आपका मीट लोफ लकड़ी के धूल की तरह स्वाद नहीं है। आपके डिनर गेस्ट्स बहुत पोलाइट होते हैं कि वे आपको निर्लज सच्चे नहीं बताते हैं, वे आपके एक्सपेक्टेड जवाब देने की कोशिश में उलझे होते हैं। मीट लोफ कैसा है? फाइन, कहते हैं वे। डिलिशियस, अगर वे आपको पसंद करते हैं या सोचते हैं कि आपको खुश कर देगा। कितने लोग अपने दिन अच्छे नहीं बिता रहे हैं, ये कितने लोग दोबारा से किसी को बता देते हैं? किसी भी डिस्मल सिचुएशन पर एक उजाला चेहरा लगाने की आदत होती है, क्योंकि फाइन रिस्पॉन्स में कोई जानकारी, कोई मूल्य, कोई सामग्री नहीं होती है, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं फाइन एक 4 लेटर वर्ड है। फाइन रिस्पॉन्स की दूसरी वजह यह है कि आपके गेस्ट सच्चाई को नहीं जानते या नहीं व्यक्त कर सकते। शायद मीट लोफ में और नमक चाहिए या कम प्याज चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आपके गेस्ट्स खाना खाने का शौक तो रखते हैं,
लेकिन वो खाद्य विवेक नहीं होते हैं। व्यवसाय में भी आपके कस्टमर्स को शब्दों का ज्ञान या रसोई में क्या कमी है और विशेष रूप से क्या कमी है बताने की वोकैबलरी या स्वाद नहीं हो सकता, और आपको उनसे पूछना नहीं चाहिए। ये खास तौर पर नए टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के केस में सटीक है। एक नए प्रकार के रिमोट कंट्रोल का उपयोग करने वाला व्यक्ति शायद नहीं समझ सकता कि उसमें बहुत सारे बटन्स हैं। अनुभवी कंप्यूटर यूजर्स शायद ये नहीं समझ सकते कि आपकी वेबसाइट में नेविगेशन क्लूज की कमी है, और उनको ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। हमें ये खुद देखने को मिला जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने हमें उनके नए एप्लीकेशन के एक प्रकार के यूजर्स के रिएक्शन का पता लगाने के लिए कहा। हमने कुछ कंप्यूटर सेटअप किया और लोगों को प्रोग्राम के साथ लड़ाते हुए देखा। कई लोगों को परेशानी हो रही थी। कीबोर्ड और माउस के साथ ढूंढते हुए उन्होंने लाउड सिंक की थी। लेकिन एग्जिट इंटरव्यूज में सॉफ्टवेयर कंपनी को एक अलग कहानी मिली। वही लोग जुर्म कर रहे थे कि उनको नए एप्लीकेशन के साथ कोई परेशानी नहीं थी और उनको एक भी सुधार इमेजिन नहीं कर सकते थे। कस्टमर्स अच्छे हैं और वे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका काम विजनरीज होने का नहीं है। इंडीड फॉर्मर 3Com CEO बॉब मेटकाफ कहते हैं कि 1980 की शुरुआत में उनके कस्टमर्स और सेल्स पीपल ने प्रैक्टिकली यह डिमांड किया कि एन अपने R&D एफर्ट्स को मल्टीबस कंपैटिबल कंप्यूटर्स के लिए एक नए वर्जन ऑफ इट्स नेटवर्किंग कार्ड बनाने में लगाए। मेटकाफ ने माना किया और कुछ उनके सेल्स पीपल ने इस प्रोटेस्ट में छोड़ दिया। उनको खेद हुआ कि कंपनी अपने खुद के कस्टमर्स के मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। बल्कि 3Com ने एक ईथरलिंक कार्ड डेवलप करने का फैसला किया जो न्यू IBM PC के साथ काम करता था। आज दुनिया में कोई भी मल्टीबिस कंप्यूटर्स नहीं बचे हुए हैं, लेकिन 3Com हर साल 20 मिलियन ईथरलिंक कार्ड्स भेजता है। अपने खुद के आँखों और कानों से चीजें देखना और सुनना एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट को सुधारने या बनाने का एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। हम इस प्रक्रिया को आमतौर पर ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। मेन ह्यूमन इंस्पिरेशन या जैसे आइडियो के ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट लियोन सीगल कहते हैं, इनोवेशन बिगिंस विद एन आई। ये मानव जाति का एक आम तत्व है। वैज्ञानिक, उद्योगपति, मानवाधिकार विज्ञानी, कलाकार और लिखावटकारों ने इसे सालों से समझा है और कई एंटरप्रेन्योर्स इसे अनुभविक रूप से समझते हैं। जब आप ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो सभी प्रकार के दर्शन और अवसर खुल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लोकल हेल्थ क्लब में बहुत लोकप्रिय एलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर एक्सरसाइज मशीन्स एक साधारण ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से शुरू हुए। लैरी मिला, जनरल मोटर्स में काम कर रहे एक ह्यूमन फैक्टर्स जानकारी व्यक्ति, एक दिन अपनी बेटी के दौड़ते समय की कार्यरेखा को वीडियो टेप कर रहे थे और देखा कि उसकी पैरों द्वारा की गई एलिप्टिकल पाथ। इस ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्पार्क से मिलर ने अपनी बेटी की एलिप्टिकल मूवमेंट को मिमिक करने वाले एक डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया, बिना पैरों को जमीन पर लगने वाले जटिल प्रभावित होने के बिना। उन्होंने अपना विचार सिएटल बेस्ड फिटनेस इक्विपमेंट मेकर प्रीकर इंक को बेच दिया, जो इसे अपने EFX लाइन ऑफ एलिप्टिकल ट्रेनर्स में विकसित किया। मिलर्स की वजह से भी प्रीको ऐप स्वास्थ्य क्लब उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इक्विपमेंट कंपनी है। अब बग लिस्ट के रूप में अपने आप को देखकर अगर आप खुशनसीब हैं तो आप इनोवेशन के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के कई क्षेत्रों में ऐसे कदम चलते हैं जो आप धनी रूप से बिना चेतना के चलाते हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। लेकिन जब आप अपने नियमित मार्ग से हट जाते हैं तब आप नए डिस्कवरी के लिए अधिक खुले हैं। जब आप यात्रा करते हैं, विशेष रूप से विदेश में, जब आप एक नए कार किराए पर लेते हैं, जब आप एक नए खेल को ट्राई करते हैं या एक नई गतिविधि का अनुभव करते हैं, इस समय आप उद्योग के लिए प्रेरणा देते हुए इनोवेशन के लिए ले जाने वाले सवालों के लिए भी अधिक खुले हैं। जब भी आप उस नए अनुभव मोड में हैं, तो मैं आपको आपके प्रभावों, प्रतिक्रियाओं और सवालों के बारे में ध्यान से ध्यान देना और नोट्स लिखने की सलाह दूंगा। विशेषता समस्याएं, चीजें, वो चीजें जो आपको छोड़ देती हैं। हम बग लिस्ट्स के नाम से मानसिक और लिखित ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं और ये आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये वही हुआ एक दिन जब 20 साल के पेरी क्लबान ने लेक टाहो स्की रिजॉर्ट पर एक छाती की हड्डी के फ्रैक्चर की बीमारी से मुक्ति पाई
और बिना दर्द के चल सकते हुए भी उसके डॉक्टर ने स्कीइंग को सलाह नहीं दी। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों से लंच के लिए मिलना चाहते हुए क्लबान ने देखा कि रिजॉर्ट में स्नो शूज उपलब्ध थे जो यूज बर्फ वाले इलाके पर जाने में मदद करने के लिए थे। स्नो शूज का उपयोग पहली बार करने पर उन्हें लगा कि वो किस तरह से अद्भुत रूप से व्यवहार करते हैं। एक बात तो ये थी कि ये 10 पाउंड से अधिक का वजन रखते थे, जो एक सुखद चलने को गंभीर व्यायाम में बदल देते थे। समतल या ऊपर की ओर रुख से स्नोशूज के सामने में बर्फ भर जाता था, जिससे वे और भी भारी हो जाते थे और आप अपने खुद के पैरों पर गिरे जाते थे। जैसे ही नीचे झुकती जगह थी, शूज को कंट्रोल करना मुश्किल था और कभी कभी आपके नीचे से स्लिप हो जाते थे। सारी तथ्यों के साथ ये एक काफी असहयोग्य अनुभव था और एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी था जो लुइस एंड क्लार्क के समय से अधिक इनोवेशन नहीं देखा था। एक त्यागिन व्यक्ति तो बस स्नोशूज को औकात पुरानी सामग्री मान लेता, लेकिन क्लबान उस समय स्टैनफोर्ड के प्रोडक्ट डिजाइन स्टूडेंट द अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को सुधारने के तरीके सीख रहे थे, बग लिस्ट्स को रख रहे थे और कई वाई नॉट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अपने खुद के टेक्नोलॉजी के साथ होने वाले परेशानियों को देखकर प्रेरणा पाकर क्लबान ने तभी एक स्टूडेंट के रूप में एटलस स्नोशू कंपनी का निर्माण किया, जो आज के स्नोशू इंडस्ट्री को एक हैंडेड बना दिया। एक चतुर डिजाइन और हाई टेक मटेरियल्स का उपयोग करके उन्होंने स्नोशूज के वजन को 70% कम किया और इन्हें किसी भी प्रकार के इलाके पर आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाया। फ्लैट उनके नए प्रोडक्ट के आसपास एक उद्योग बनाने की छोटी सी जिम्मेदारी बची थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर एटलस ने स्नोशूइंग एरियाज बनाने में वैंकूवर से सन वैली तक के स्की रिजॉर्ट्स के साथ साथ जुड़ने का कार्य किया। रिजॉर्ट्स शुरुआती रूप से चिंतित थे कि अगर हम एक बनाते हैं तो क्या वो लोग आएंगे, लेकिन एक स्नोशू एरिया वेल में अपनी दूसरी सीजन में 100,000 से अधिक यातायातें करने लगा। पेरी क्लेबान एक एकल ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हुए फिर उसमें क्रिएटिविटी और कठिन काम के साथ एटलस स्नोशू कंपनी को $10 मिलियन से अधिक के व्यापार तक पहुंचा दिया और फिर कंपनी को बेच दिया। एनेक्डोटल हाँ, लेकिन ये बिल्कुल अकेला मामला नहीं है। आओ पूछो और आपको पता चलेगा कि कई एंटरप्रेन्योर्स ने थके हुए रूटीन से लड़ते लोगों को देखकर प्रेरणा प्राप्त की और खुद से इसके बारे में क्या कर सकते हैं खुशकिस्मत थे। अंट्यूट के सहायक संगीतकार स्कॉट कुक ने अपनी पत्नी को बिल्स भरने का प्रशासनिक तरीके से देखते हुए कंपनी के पहले प्रोडक्ट के लिए विचार प्राप्त किया था। उन्होंने सोचा क्या इस प्रक्रिया को तेजी से करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। अंट्यूट ने 1999 में लगभग $1 अरब का व्यापार किया और क्विकन आज भी कंपनी का सबसे सफल प्रोडक्ट है। चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, तकनीक हो या व्यवसाय हो, प्रेरणा अधिकांश वक्त किसी क्रिया के नज़दीक होने से आती है। ये हिस्सा है कि इंटरनेट के युग में भी स्थल की भूमिका मायने रखती है और इसलिए कई हाईटेक कंपनीज सिलिकॉन वैली से निकले हैं, न कि कनेटिकट या फिर न्यूयॉर्क से। नए विचार लोगों के नज़दीक होने से आते हैं, देखने, सुनने, महसूस करने से। ये इंद्रिया अनुभूति है जिसकी वजह से लोग आज भी किसी और देश में अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स और कलीग से व्यक्तिगत मिलन के लिए दूसरे भागों में उड़ते हैं। जानकारी के युग में भी जब फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अक्सर ये काम नहीं करता। ये भी एक वजह है कि लोग आज भी म्यूजियम जाते हैं ओरिजिनल कला के समक्ष प्रेरणा पाने के लिए, जबकि एक डिजिटल तस्वीर उनके घर के कंप्यूटर स्क्रीन पर आसानी से उपलब्ध हो सकती है। लोगों से प्रश्न पूछना जो वाहन थे, जो जानते हैं, अक्सर काफी नहीं होता है। ये मायने नहीं रखता कि वो कितने बुद्धिमान हैं, वो प्रोडक्ट या मौका कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज प्रश्न पूछते हैं। अगर आप वन में नहीं हैं, तो आप टाइगर्स को नहीं जान पाओगे। कोई BEWAKOOF सवाल नहीं, किसी भी चिट्स के लिए अच्छे नजरिए की आवश्यकता है। ये एक सामान्य बात है, लेकिन सामान्य बातें अक्सर एक बिंदु की सत्यता रखती हैं। लोग समस्याओं को देखने की महत्वपूर्ण इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको आपके आसपास के दुनिया को ध्यान में रखना होगा, ट्रेंड को पहचानने और उस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार रहना होगा। आप एक रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते या उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि यूज आप किसी कागज या वेब पर पढ़ सकते हैं। अच्छी कंपनीज और अच्छे कंसल्टेंट्स लोगों
टीम्स, संगठनों, तकनीकों और ट्रेंड्स की गहराइयों को ध्यान से देखते हैं। वे क्वर्क्स और पैटर्न्स देखते हैं। कई लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडिया अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस में सहायता नहीं करते हैं, और हमने कुछ काफ़ी अच्छी विधियां भी बनाई हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशंस की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। ये एक अजीब प्रकार की विपरीताज है। आदो हम अपने क्षमता को लोगों को ऑब्जर्व करने और उनसे ज्ञान निकलने में काफ़ी आत्मसम्मान से देखते हैं, लेकिन हम हमेशा हर प्रोजेक्ट को नम्रता के साथ शुरू करते हैं और थोड़ा सा बेवकूफ़ भी। हम नहीं चाहते कि हम सवालों को नहीं जानकर जवाब दें जब तक हम सवालों को नहीं जान लेते। दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस फर्निशिंग्स के निर्माता स्टीलकेस, जो कि आइडिया के एक निवेशक हैं, ने शॉन कॉर्कोरन की टीम से कहा कि उन्हें पाथवेज के रूप में एक नए मॉड्यूलर इंटीरियर आर्किटेक्चर सिस्टम के हिस्से के रूप में कुछ एक्टिव स्टोरेज के कॉन्सेप्ट सोचना है। शॉन उत्साहित था, लेकिन उसको नहीं पता था कि अन्वेषण कहाँ ले जाएगा। उसने कुछ सवालों का पता लगाया और बातचीत नए और उभारते हुए काम प्रक्रियाओं की ओर बढ़ गई। हालांकि स्टीलकेस को ऑफिस एनवायरनमेंट्स के बारे में सब कुछ पता होने के बजाय भी कंपनी ने हमें कुछ डायरेक्शन दिया और अपना ज्ञान भी बांटा दिया, तब भी हमें आई इस मुद्दे को समझने की अपनी अस्तित्व से ज़्यादा इंट्यूटिव समझ नहीं आया कि कहाँ से डिज़ाइन करना शुरू करें। समस्या सीन के विचार के मुताबिक तब भी थोड़ा सा फजी था। हम अक्सर ऐसे चीते हैं जो फजी समस्या वर्सेस अच्छी तरह से डिफाइन की गई समस्या में होती है। तो शॉन ने बेसिक्स के साथ शुरू किया, लोगों को ऑफिस में फोटोग्राफ्स लेना, देखना और सवालों पूछन भेजे कर। अगर आप उनसे पूछेंगे तो अधिकांश लोग ये कह देंगे कि वो अपने कागज़ को फाइलिंग कैबिनेट्स में या अपने कंप्यूटर में रखते हैं। याद है पेपरलेस ऑफिस की वादा। लेकिन लोगों को काम करते हुए देखें और आप कुछ कम आइडियलाइज चीज़ पाएंगे। शॉन ने देखा कि लोग कागज़ को ज़मीन पर, कुर्सियों पर, बाइंडर्स के ऊपर और बिना शक अपने डेस्क या दूसरे काम की जगह पर रख देते हैं। फाइलिंग बाय पाइलिंग, ये शब्द आए मैन में। शॉन की टीम एक महत्वपूर्ण प्रेरणा के कागर पर थी। अगर आप अपने डेस्क को खराब कर देते हैं तो आप काम कहाँ करते हैं? प्राचीन आलोक जला दिया गया। लोग अपने डेस्क पर ही सामान रख देते हैं, तो क्यों न बस डेस्क के ऊपर एक छोटा सा डेस्क बनाया जाए? वे ऐप भी फाइलिंग बाय पाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेस्क और काम की जगह कम बेकार होगी। और पाथवेज का जोर है कि डेस्क सरफेस अपने आप को किसी भी काम काथा की ज़रूरत है वहीं आपकी तरफ घुमा कर आएगा। प्रेरणा देते हुए बना डेटम शेल्फ ने एक ऑफिस की फुटप्रिंट को कम कर दिया। स्टीलकेस ने आए इस विचार को पेटेंट दिया और उस पर काम किया। ऑफिस के कोनों या दूसरे अव्यवस्थित स्थलों के लिए संपन्न शेल्फ्स को इंट्रोड्यूस किया। काम के स्थल में गहरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेकर आया। सबसे अच्छा तो ये था कि डेटम शेल्फ ने इंसान के व्यवहार को प्रशंसा किया। फाइलिंग बाय पाइलिंग की प्राकृतिक आवश्यकता को बदलने की बजाय हमने उस इच्छा को एक अधिक उपयोगी पैटर्न में नियंत्रित किया। हमें एक तत्विक सेवक की बड़ी प्रतिबद्धता से एडवोकेट बनने का अधिकांश तत्व है स्त्रियों की आवश्यकताओं का संवेदनशील बनना, चाहे वो लोग आपसे बिल्कुल अलग क्यों ना हो। लोगों के अलग अलग उम्र, आकर्षण, संस्कृति और आकृति के लोगों को देखकर हमने सीखा कि बेहतरीन उत्पाद लोगों के अलग अलग होने वाले भिन्नताओं को गले लगते हैं। बच्चों को ले लो, जैसे आजकल के अच्छे कंपनीज बच्चों से बात करने और सुनने की कीमत को पहचानते हैं, और अधिक सारी कंपनीज अपने उत्पादों को टीनेजर के हाथों में दे रही हैं, उनसे एक टेस्ट ड्राइव करने और रिपोर्ट करने के लिए पूछ रही हैं। लेकिन हम आए इस दूसरी तरह की डाटा कलेक्शन को बेहतर मार्केटिंग के लिए मानते हैं और प्रेरणा के लिए नहीं। हमें बच्चों को टेस्ट ट्रैक पर लाना अच्छा लगता है और उन्हें देखकर देखना भी। फिलिप्स के एक इंटरैक्टिव मीडिया ग्रुप ने कुछ साल पहले हमसे आके नए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के लिए कुछ 3 से 5 साल के बच्चों के लिए आवश्यक डिवाइस बनाने के लिए पूछो। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और लॉगिटेक के लिए कंप्यूटर माइस के साथ घर रन के सफल होने के बाद हमने कुछ माउस प्रोटोटाइप्स बनाए और बच्चों को उन पर काम करने दिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि उन्होंने माइस को गाड़ियों की तरह चलाया। उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि माउस को आगे बढ़ाना स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर ले जाता है।
और बुरा हाल ये था कि बच्चों को माउस को 89 डिग्री मोड़ करके चलाना था, जो अफसोस से कर्सर को किसी भी तरह से दाएं ओर नहीं ले जाता है। एंड में मैंने अब तक देखा नहीं है कि किसी छोटे बच्चे ने माउस को पहली बार इस्तेमाल करते समय समझ पाया कि अगर आप टेबल के किनारे पर मॉइशिंग स्पेस खत्म हो जाता है तो आप बस माउस को उठा लेते हैं और यूज थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हैं। ऐसे प्रेरणाओं ने हमें माउस को छोड़ देना अच्छा लगा और एक सॉफ्टबॉल की साइज का ट्रैक बॉल प्रोटोटाइप बनाने लगे। बच्चों के कम विकसित डेक्सटेरिटी के लिए बड़े होते हैं जिसे बच्चे देंगे जाते हैं, और जो बच्चों के लिए उस बड़े आलोचनात्मक कदम की कठिनता को दूर करने में मददगार होता है। अगर आप बॉल को हिलाते हैं तो स्क्रीन पर वो छोटा क्या है उसका भी प्रवृत्ति होती है। अक्सर कंपनीज लोगों को असली लोगों को देखने की इस महत्वपूर्ण कदम को भूले जाते हैं। बेहतर उत्पाद और सेवा बनाने के लिए आपको उस व्यक्ति के बारे में चिंता करनी चाहिए जो इसे एक्चुअल में इस्तेमाल करता है। कुछ ऐसा बेसिक कुछ होने के लिए जैसे टूथब्रश। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि आप छोटे बचपन में व्यापार ठीक से और नियमित रूप से करना सीखें, लेकिन दिनों में बच्चों के टूथब्रश हमेशा से प्रमुख रूप से बड़े वर्जन के रूप में हाई थे। ऑरल बी के लिए एक प्रोजेक्ट में हमने बच्चों को ब्रशेस दिए और तुरंत देखा कि बच्चों ने उनको पहचाना। छोटे बच्चे ब्रश को अपनी पूरी फिस्ट के साथ पकड़ते हैं, जो बड़े बच्चों के विपरीत होता है जो अपने अंगूठों का उपयोग करते हैं। पहले तो ये लगता है कि बच्चों के टूथब्रश बड़े हो जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल में उनको देखते हैं तो ये सोचने पर सही हो जाता है। तो हमने एक मोटा, सॉफ्ट, मशी ग्रिप बनाया जो उनको संभालने में आसान हो। ऑरल बी के नए स्क्विश ग्रिप ब्रशेस खिलौने की तरह दिखते और महसूस करते हैं। ये एक अच्छी बात है जब आप सोचते हैं कि जितना अधिक बच्चे ब्रश करते हैं उतना ही अच्छा। ये लेफ्ट हैंडेड का कॉन्सेप्ट सब आपके ग्राहक बेस की हर पहलू पर लागू हो सकता है। बच्चे बड़े होती हैं आकर मानसिक विकास और ध्यान स्पैन में अलग होते हैं। दूसरे ग्रुप्स में कुछ ऐसे छोटे फर्क होते हैं जो आपको समझना, देखना और उनके लिए संवेदनशील बनना होगा अगर आप उनके रुचि और ज़रूरत को समझना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन ने हमें ये जानने में मदद की कि छोटे हाथों को असल में मोटे टूथब्रश की आवश्यकता है। अपनी आंखें खोलो और आपको ऐसा मौका मिल जाएगा जिससे आप उत्पादों और सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके ऑफिस को छोड़कर भी नहीं। 1989 में बैंक ऑफ अमेरिका के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में ऑब्जेक्ट्स फॉर अ बेटर डे एट वर्क के प्रोजेक्ट पर घूमते समय हमने कुछ ऐसा देखा जिसे हमने उम्मीद नहीं की थी। डेस्क्स, कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स और कीबोर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन शारीरिक अंतर के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करने के लिए कोई छूट नहीं थी। अगर आप आदर्श उपयोगकर्ता नहीं थे तो आपको आमतौर पर अपने सेटअप को अपने शरीर के अनुकूल बनाने के लिए जूरी रिग करना पड़ता था। लेकिन कॉर्पोरेट अमेरिका के दिल में हमने फोन बुक्स के DHERY देखे नहीं थे। पहले तो हमने ये सोचा कि ये एक और स्टोरेज समस्या है, लेकिन जल्दी ही पता चला कि बैंक के कुछ कर्मचारी फोन बुक्स अपने डेस्क के नीचे रख रहे थे क्योंकि जब वे बैठे होते थे तो अपने PAR को फ्लोर पर सुख से रख नहीं सकते थे। अपने कीबोर्ड और मॉनिटर के लिए सही ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए उनके PAR टांगने वाले थे। ये लगता है कि ये एक छोटी सी प्रेरणा है, लेकिन फोन बुक्स को खुद देखकर देखना ये एक रंगे की उत्पादों की प्रेरणा देने में मददगार बनी। सबसे प्राकृतिक रूप से एडजस्टेबल फुटरेस्ट के लिए एक साधारण विचार होने के बजाय ये एक और लेफ्ट हैंडेड होने का उदाहरण है। हर कोई आपके जैसा नहीं होता, हर कोई मैनुअल नहीं पढ़ता या अनुयानों का पालन नहीं करता, हर कोई 30 साल का 6 फीट ऊंचा व्हाइट मेल नहीं होता। अपने एंटीना को मनुष्य प्रकृति के अनंत प्रकार से जागृत करो और आप खुशहाल ग्राहकों को बना सकते हैं और नए बाजार खोज सकते हैं। Baxter Healthcare, for instance, asked us to help create a user-centered design for a very special system that helps patients with heart disease. Known as a left ventricular assist system, it's a life-critical device that keeps your heart pumping while you are waiting for a transplant. Although the external unit weighs only a few pounds, that can still be a burden when you consider that the patient using it may be in a weakened state. So we prototyped and observed, looking for a better way to carry the unit. We tried backpacks and vests.
In the end, we discovered that a strap around the waist made it easier for the user to interact with the device. And we designed some simple audible tones that would let people know if the battery was running low. There's an urgency to medical products. Sometimes the right design can be a matter of life or death. अपनी एंटीना को मनुष्य प्रकृति के अनंत प्रकार से जागृत करो और आप खुशहाल ग्राहकों को बना सकते हैं और नए बाजार खोज सकते हैं. Baxter Healthcare, for instance, asked us to help create a user-centered design for a very special system that helps patients with heart disease. Known as a left ventricular assist system, it's a life-critical device that keeps your heart pumping while you are waiting for a transplant. Although the external unit weighs only a few pounds, that can still be a burden when you consider that the patient using it may be in a weakened state. So we prototyped and observed, looking for a better way to carry the unit. We tried backpacks and vests. In the end, we discovered that a strap around the waist made it easier for the user to interact with the device. And we designed some simple audible tones that would let people know if the battery was running low. There's an urgency to medical products. Sometimes the right design can be a matter of life or death. अपनी एंटीना को मनुष्य प्रकृति के अनंत प्रकार से जागृत करो और आपको खुशहाल ग्राहकों को खुश करने और नए बाजार खोजने में मदद मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, बैक्स्टर हेल्थकेयर ने हमसे मदद मांगी एक ऐसे विशेष प्रकार के सिस्टम का यूजर सेंटर्ड डिजाइन बनाने के लिए जो दिल की बीमारी से पीड़ित रोगियों की मदद करता है, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट सिस्टम के रूप में जाना जाता है. यह एक जीवन महत्वपूर्ण डिवाइस है जो आपके दिल को पंप करता है जब आप ट्रांसप्लांट के इंतजार में होते हैं. हालांकि यह बाहरी यूनिट केवल कुछ पाउंड का होता है, लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल करने वाले रोगी को कमजोर स्थिति में देखें तो यह अभी भी एक बोझ हो सकता है. इसलिए हमने प्रोटोटाइप बनाया और देखा यूनिट को लेकर बेहतर तरीके से कैसे व्यवहार किया जा सकता है. हमने बैकपैक्स और वेस्ट्स ट्राई की. एंड में हमने यह पता लगाया कि कमर के आसपास एक स्ट्रैप रखना इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए डिवाइस के साथ व्यवहार करने में आसान बनाता है. और हमने कुछ साधारण ध्वनियां डिजाइन की जिससे लोग जान सके कि बैटरी कम है. मेडिकल उत्पादों में एक अत्यंत दाभाव होता है. कभी कभी सही डिजाइन जीवन या मृत्यु का मामला हो सकता है. आपके ऑब्जर्वेशन में संवेदनशील चिंतन एक प्रेरणादायक विषय हो सकता है. जब आप लोगों को उनके स्वाभाविक स्थलों में देखते हैं, तब आपको केवल मनुष्य व्यवहार की सुप्तिलताओं के लिए देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार के मूल मनोविज्ञान तक पहुंचने के लिए कभी कभी सही चुनी गई क्यों प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए. जब बात ऑब्जर्वेशन की होती है तो आइडियो की जने फुलटन सूरी शायद नेचुरल हो सकती हैं. जने आइडियो के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस में काम करने वाली एक ब्रिटिश प्रवासी हैं जो हमारे कई ह्यूमन फैक्टर्स इन्वेस्टिगेशंस के नेतृत्व करती हैं. जने एक एटीट्यूड वाली एक पक्षी देखता है, केवल उस प्रकृति के पक्षी होते हैं मनुष्य. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जने को समझ में आया कि विश्वविद्यालय के आसपास के स्थल के शारीरिक लेआउट ने मनुष्य के प्रति टकराव की गुणवत्ता को किस तरह प्रभावित किया. जने ये देखते हुए कि कैसे एक अपर्याप्त रूप से डिजाइन की गई बिल्डिंग में वहां के लोगों को एक दूसरे से टकराते हैं, चकित हुई. उसने पहली फॉर्मल ह्यूमन फैक्टर स्टडी शुरू की, जिसमें वह लोगों को जहां और कब जमा हो रहे हैं उनका पता लगाने लगी, मैप्स बनाने लगी और फोटोज खींचवाने लगी. जल्दी ही उसने अपनी कॉलेज की प्रशंसा एक प्रतिश्रुति करियर में बदल दी. यूज रेलवे वर्कर्स के लिए भी ध्वनि सुनाई नहीं देने की प्रश्न चिन्ह. ड्राइवर्स ने वाहनों को तब तक नहीं देखा जब तक देर ना हो जाती थी और सर्कुलर सॉस कभी कभी उंगलियों में स्लाइस कर लेती थी. उनका सुझाव महत्वपूर्ण था, लेकिन यह हमेशा आपदा को बचाने के बारे में था, एक नेगेटिव को हटाने के बारे में कभी नहीं. मोटरसाइकिल ड्राइवर से कहा गया कि उनको अपनी हेडलाइट्स ऑन करने की आवश्यकता है. यह कुछ हल्की घाव करने में मददगार थी, लेकिन व्यापारियों की अधिकांश स्थितियों में वास्तविक सुरक्षा की आवश्यकता थी. आज आइडियो पर जने टोक्यो में NEC के कंप्यूटर सेल्स पीपल को शैडो करने के लिए गई. कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स तुरंत प्रकट हो गए. पहले, जापानीज बिजनेसमैन नोटबुक्स को पसंद करते थे, खासकर इसलिए क्योंकि स्थान की कीमत थी. एक परिवार का घर का कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल,
अक्सर एक नोटबुक मशीन होता था और सेल्स पीपल के पास अक्सर एक डेस्क भी नहीं होता, एक ऑफिस के अलावा। वे हमेशा कंकरेंट जरूरत को हैंडल कर रहे थे और क्योंकि उनके पास आमतौर पर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं होता था, इसका मतलब था कि नोटबुक को सब कुछ करना था। ऑफिस में उन्हें अपने नोटबुक कंप्यूटर को रोड पर रास्ते में बैटरी लाइफ का महत्वपूर्ण था, लेकिन यह उद्देश्य उनके लैपटॉप के माध्यम से क्लाइंट के सामने सफल प्रेजेंटेशन देना आसान नहीं था। जब कोई सेल्स पर्सन एक चार्ट दिखाने के लिए मशीन को खींचकर दिखाता था तो वह अक्सर मशीन को ऑकवर्डली मोड़ना पड़ता था, जबकि वो क्लाइंट को स्क्रीन दिखाने के लिए सही कीज को प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इन महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन से आई NEC के वर्सा प्रोडक्ट लाइन के डिजाइन के लिए प्रेरणा। फ्लॉपी ड्राइव को सेल्स पर्सन रोड पर निकलने पर दूसरी बैटरी के लिए स्वैप किया जा सकता था। सेल्स पर्सन चार्ट को खींच सकता था और क्लाइंट को स्क्रीन दिखाने के लिए स्क्रीन को बेहतरीन तरीके से घुमा सकता था। एंड में वर्स को अंतर्राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, बिजनेस वीक में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया और सबसे महत्वपूर्ण NEC के इस चैप्टर में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की महत्व और उसकी सुझावित तरीकों पर बात कर रहे हैं। लाइनस पॉलिंग के शब्दों में, एक अच्छी सोच पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत सारे आइडियाज इकट्ठा करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक समस्या ये है कि लोग समझते हैं कि वे इसे पहले से ही कर लेते हैं। जब मेन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ प्रेजेंटेशंस और बातचीत में ब्रेनस्टॉर्मिंग के विषय को उठता हूं तो मुझे कुछ लोगों के धुन में वो स्मग ये तो हम कर चुके हैं दृष्टि दिखती है, जो व्यक्ति ने क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं के प्रश्न का हाँ के उत्तर दिया है। हकीकत ये है कि एक हाल में आर्थर एंडरसन के एक सर्वे के अनुसार अधिकतर व्यापारी अपने संगठन में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उपयोग करते हैं। कई व्यापारी ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक चेकबॉक्स की तरह देखते हैं, एक ड्रेक्शोर वेरिएबल की तरह, जैसे क्या आप साइकिल चला सकते हैं या क्या आप अपने जूतों को बंध सकते हैं। वे इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक कला भी हो सकती है, एक आर्ट भी हो सकती है। ज्यादा समझिए, जैसे पियानो बजाने की तरह। आप हमेशा सीन रहे हैं और सुधर सकते हैं। आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्चुओसो बन सकते हैं। आपके पास विशाल उद्योगों और सरकार के प्रमुख लोगों को आकर्षित करने के लिए आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग मदद की मांग करने आते हैं। हंसना मत, मैं खुद देखा है। तो अगर आप कहते हैं कि आपके संगठन में आप पहले से हाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो अच्छी बात है, आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप बेहतर ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से अधिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं, अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और अधिक नयापन को बढ़ावा दे सकते हैं। एक बात तो ये है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को अधिक बर कर सकते हैं, अपने संगठन की सांस्कृतिक वस्त्रों में इसको व्यापार में पिरपित कर सकते हैं। वैसे हाई आर्थर एंडरसन के सर्वे में से जिन लोगों ने कहा कि वे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, 76% ने स्वीकार किया कि वे एक महीने में एक बार से कम बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। एक महीने में एक बार से कम। मैं खुद एक मूवी फैन हूँ, ज्यादातर बड़े पैमाने पर स्क्रीन पर 30 से 40 फिल्में देखता हूँ, वीडियो पर उतने ही और, लेकिन अगर मैं एक महीने में एक से कम देखना शुरू कर दूं तो मैं कहना पड़ेगा कि मैं एक पुराने फैन हूँ। अगर आप अपने मन को रखे चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग मसल्स को एक महीने से अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। तो एक उचित स्थल ढूंढें, कुछ साधन और कुछ चॉकलेट चिप कुकीज मंगवाएं, एक अच्छे समूह को मिलाएं और आज आपको परेशान करने वाले किसी समस्या के कई समाधानों की संभावनाओं को सोचें। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियो में प्राकृतिक रूप से एक धर्म है जो हम लगभग हर दिन व्यवसाय करते हैं। हालांकि ब्रेनस्टॉर्म खुद में खुद को मजाकिया होता है, लेकिन एक उपकरण के रूप में, एक कला के रूप में इसे काफी गंभीरता से लिया जाता है। और किसी भी नियम रहित कंपनी में हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है और यह किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, इसके बारे में हमारे पास एक बहुत सख्त विचार है। पहले, ब्रेनस्टॉर्म एक सामान्य बैठक नहीं है। इसमें आपको चित्रों की कोई भी प्रक्रिया में लिखना नहीं चाहिए। आप किसी व्यावसायिक तरीके से किसी भी क्रम में बोलने के लिए परवाह नहीं करते हैं। इससे सुबह या दोपहर में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। हमारे अनुभव के अनुसार 60 मिनट ब्रेनस्टॉर्म के लिए ऑप्टिमम समय लगता है।
हालांकि कभी कभी ब्रेनस्टॉर्म 1 घंटे और आधे तक का प्रोडक्टिवली स्पैन कर सकता है। एक ब्रेनस्टॉर्म के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्टार बहुत लंबा समय तक बनाए रखना कठिन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस प्रस्तुतियों या बॉसेस के लिए अवसर नहीं है और ब्रेनस्टॉर्मिंग को काम लगने की तरह महसूस नहीं होना चाहिए। और ब्रेनस्टॉर्मिंग एकदम से नहीं है कि किसी ग्लैमरस ऑफ साइट स्थल पर $1000 खर्च करने के लिए होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियो की संस्कृति का विचार तंतु है। इसमें एक मौका है कि समूह अर्ली स्टेज में ब्लू स्काई आइडियाज बता सके या बाद में आने वाले एक कठिन समस्या का समाधान निकले। समूह जितनी अधिक संस्तुत है उतना ही अधिक वे रेगुलर और प्रभावी तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। हम सेशंस को ब्रेनस्टॉर्मर्स कहते हैं, जो हमें एक गतिविधियों से भरपूर घटना जैसे लगता है। एक अच्छे ब्रेनस्टॉर्मर की भाटुक एक समूह को ऑप्टिमिज्म और अवसर की भावना से प्रभावित कर सकती है, जो किसी भी प्रोजेक्ट के सबसे अंधेरे और अधिक दबाव भरी चरण तक यूज ले जा सकता है। तो क्या एक ब्रेनस्टॉर्मर को गुनगुनाने में क्या महत्व है? अधिकतर लोग मूल सिद्धांतों से परिचित हैं, एक समय पर एक ही बातचीत पर टिकना और दूसरे लोगों के विचारों को बढ़ने की बुनियादों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ब्रेनस्टॉर्मर अच्छी रहे तो आपको अधिक प्रयास की जरूरत होती है, जिससे उपयोगी परिणाम मिल सके। BEHTAR ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 7 GUPTAIN 7 सीक्रेट्स फॉर बेटर ब्रेनस्टॉर्मिंग। फोकस शार्पन करें। अच्छे ब्रेनस्टॉर्मर एक बड़ी ध्यान से तैयार की गई समस्या के एक अच्छे विवरण के साथ शुरू करते हैं। ये एक प्रश्न के रूप में भी हो सकता है। दृष्टांत की अपेक्षा कुंजी है। सेशन एक बेहतर शुरुआत पर उतर जाएगा और आप लोगों को मुख्य विषय में वापस लाना आसान होगा अगर आपके पास एक विशेषता से तय की गई समस्या के अच्छे विवरण है। एक ब्रेनस्टॉर्मर जो बिना एक स्पष्ट समस्या के संकेत के होता है, वो एक सामुदायिक लक्ष्य के बिना एक आत्मा से संपन्न कंपनी के रूप की तरह होता है। आप बिना किसी संकेत के बगैर मार्गदर्शन और भाग्य या योग्यता के लिए अधिक सहायक होते हैं। अगर आप खुद को एक व्यावसायिक बैठक में ले जाते हैं जो दिशाहीन है, तो कुछ देर तक एक अच्छा समस्या संकेत बनाने में व्यायाम करने में 1 सालों से भी अधिक समय लगा सकता है। इसलिए आप सेशन की दिशा विकल्पों के लिए कुछ समय व्यतीत करने में एक अच्छा समय मानते हैं। उदाहरण के लिए, बिना गिरने वाले कॉफी कप लिड्स एक बुरा ब्रेनस्टॉर्मिंग विषय होगा, क्योंकि ये बहुत ही संकीर्ण है और ये पहले से ही ये मान लेता है कि आपको जवाब पता है। दूसरा अप्रोच, बाइसिकल कप होल्डर्स, बहुत ही सूखा और उत्पाद पर फोकस है। शायद बाइसिकल छलक कॉफी का उपयोग ही नहीं करते हैं, जिसमें केस उनको कप होल्डर्स की भी जरूरत नहीं होती। एक बेहतर, अधिक खुलमिला विषय होगा, बिना गिराए कॉफी पाइन वाले बाइक कम्यूटर्स की मदद कैसे करें। किसी भी विषय को तनसही से समय समय पर संकेतित करने की कोशिश करें, बिना संभावित समाधानों की सीमा को सीमित किए बिना, जिससे भविष्य में जोड़े जाने वाले समाधानों की सीमा हो। हमने यह भी पाया है कि बेहतर विषयांकित विवरण बड़ी हद तक किसी विशेष कस्टमर की आवश्यकता या सेवा वृद्धि पर केंद्रित होती हैं, जबकि व्यावसायिक लक्ष्य पर केंद्रित होने वाले कुछ विशेष व्यावसायिक विवरण ऐसे हो सकते हैं जो बाजार द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। जैसे, हम कंपनी X से मार्केट शेयर कैसे वापस पा सकते हैं, या हम कंपनी Y से एक बेहतर सर्च इंजन कैसे बना सकते हैं। जैसे विषय मुख्य रूप से अन इनोवेशंस को नहीं पेश करने वाले हैं जो बाजार द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, कस्टमर फोकस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग विषयों पर किए गए संकलन, डायल अप मोडम्स के माध्यम से सर्च कर रहे कस्टमर्स के लिए समय टू पहले पर रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, जैसे विषयों पर बातचीत से आप ढूंढ सकते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। MAJAKIYA नॉर्म्स नए विचार को तर्क और विचार विवादित करने की सबसे अच्छी विधि नहीं है। यह समस्या का संवेदनशीलता को जल्दी से सुकून से सूक्ष्मता खींच सकता है। एक समस्या समाधान के बिना खुद को विश्लेषण के समय पहुंचने से बचाने का कोई तरीका चाहिए। आइडियो में हमारे कई कॉन्फ्रेंस रूम में स्टेंसिल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग रूल्स लिखे होते हैं, जैसे क्वांटिटी के लिए जाओ, वाइल्ड आइडियाज को प्रोत्साहन दो, या विजुअल बानो। क्या आप अपने दीवारों पर लिखने के लिए तैयार नहीं हैं? शायद प्रभाग शिक्षक पार्टिसिपेंट्स ब्रेनस्टॉर्मर को नॉर्मल बैठक में परिवर्तित करने पर घंटी बजा सकते हैं।
या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के नियमों को एक विशाल पोस्ट IT पर प्रिंट कर सकते हैं या उन्हें सफलतापूर्वक एक व्हाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं। अपने आइडियाज को नंबरिंग करें। हर विचार को संख्या देना काफी स्पष्ट है ना? इतना स्पष्ट कि हमें इसको समझने में लगभग 10 साल लग गए, जो ब्रेनस्टॉर्म के दौरान अब निकलने वाले विचारों को संख्याबद्ध करने में मदद करता है। पहली बात, टू या उद्योगों को उत्साहित करने के लिए एक उपकरण है, पहले से ही और अभी तक पहुंच गया है। चलो हमें किसी जाने से पहले 100 विचार प्राप्त करने का प्रयास करना है, या एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रवृत्ति का लघु SV आरोपण का अनुमान लगाने के लिए। दूसरी बात, यह एक अच्छा तरीका है कि बिना बीच में खो जाने के बीच में से विचार से आगे बढ़ जा सकते हूँ। हमने पाया है कि 1 घंटे के लिए 100 विचार अक्सर एक अच्छा तरल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दुरुस्त करता है। 100 अधिक विचार प्रति घंटे एक पारंपरिक समय मर्यादा को दबाता है। हालांकि आखिर में यह मूल मात्र है जो महत्व रखती है, लेकिन हमने लाइनस पॉलिंग के सुझावों को मानो उसकी आश्रय लगाने की भी बनाकर छोड़ दो, मौके को बनाना और छोड़ना के अवसर की तलाश में रहे। उच्चाटनकारी ब्रेनस्टॉर्मर अक्सर कुछ तेजी से शक्ति रेखाओं की एक श्रेणी की पीछा करते हैं, जिसमें गति धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ती है, फिर फ्लैट होने लगती है। सबसे अच्छे अनुकूलक को एक संगीन छू से खिलाए जा सकते हैं। पहली चरण में हल्की छू से एक उभारने वाली बात को उन्नत करने में, और जानते हैं कि विचारणा के आइडिएशन कर्व के तेज हिस्से में विचार को प्रवाहित होने देना चाहिए। विचारणा के एक विवेक से फिर से मोमेंटम बनाए रखने के लिए, यह वर्तमान बात करने की तरह जब शक्ति धीरे धीरे फीका होता है। ऊपर दी गई कॉफी वाइल बाइसिकलिंग ब्रेनस्टॉर्म की उदाहरण में मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एक अच्छा बनाना सुझाव हो सकता है। शॉक अब्जॉर्बर्स एक अच्छा विचार हैं। जब बाइसिकल एक ढक्कन पर भटकती है, स्पिलेज को कम करने के कुछ और तरीके हैं, उन्हें सुझाओ। इस विपरीत, जब चर्चा बढ़ती है, एक अच्छा छोड़ना परिवर्तन वनम सुझाव कुछ इस प्रकार हो सकता है। अच्छा, चलो आइए एक आर समस्याओं के लिए कुछ विशेष रूप से हैंड्स फ्री समाधान को व्यवस्थित करते हैं, जो साइकिलों को दबाने के बिना धारी बैनोन पर रखने की अनुमति देते हैं। वह कैसे समाधान दिख सकते हैं? कोशिश करें एक विचार पर बनाना, एक और धकेल करने या एक छलांग लगाने या थोड़ा अलग होने के लिए सलाह देना, या छलांग मारना, एक पहले से गुजरे रास्ते पर वापस या एक बिल्कुल नए अप्रोच पर वापस जाने के लिए। चाहे कुछ भी करें, आप आगे के शक्ति तारों में पहुंचे रहने की कोशिश करें और उत्साह को ऊपर रखने में मदद करें। स्पेस याद रखता है, महान ब्रेनस्टॉर्म नेतृत्व स्पष्टीक्रिया की शक्ति को समझाते हैं। पूरे समुदाय के लिए दिखने वाले किसी मध्यम पर विचारों का प्रवृत्त लिखें। सामूहिक काम के लिए अनेक आधारनिक संख्यक तकनीक हैं, लेकिन हमें दीवारें भरकर और टेबलों पर पुराने प्रकार के मटन दुकानों के सामग्री से रोलोवर्स के साथ सफलता प्राप्त हुई है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सामूहिक ओरिएंटेशन प्रक्रिया है और नेतृत्वकर्ता की तेजी से लिखना समुदाय को एकत्रित रखने के केंद्रीय बिंदुओं में से एक होती है। यहाँ बिना व्यक्तिगत बैठक की प्रमाणों का अभिप्राय नहीं है, लेकिन विचारों को ऐसे प्राप्त करने में मदद करती है ताकि समुदाय देखे कि उनका विकास किस दिशा में हो रहा है और जिन विचारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, वे विचार समय समय पर लौटकर भी लिए जा सकते हैं। सेशन शुरू होने से पहले रूम को लगभग हर दीवार और समतल पर कागज से ढक लें। इस तरह से आपको खुद को मजबूर करने के लिए कोई जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और आपको शायद पाया जाए कि विचारों को लिखते समय सबसे ज्यादा पढ़ने वाले विचार को देने के एक निश्चित सामग्री की एक निश्चित रूप में लिया जा सकता है। सेशन के दौरान टीम के विचारों को तेजी से पकड़ने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण डिजिटल तकनीक हैं, लेकिन हमने बहुत कम तकनीकों के साथ बारीक तरीकों से सफलता प्राप्त की है, जैसे शार्पी मार्कर्स, दीवारों के लिए जायंट पोस्ट इट्स और व्हाइट बोर्डों पर लिखने के लिए पुराने प्रकार के बूचर शॉप पेपर की रोल्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सामुदायिक रूप से ध्यान क्षीण प्रक्रिया है और नेतृत्वकर्ता की तेजी से लिखने वाला एक व्यक्ति समुदाय को एक साथ रखने के फोकस पोनेंटन में से एक होता है। यहाँ निजी बैठकों में लिखने के लिए बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन उस समुदाय के विचारों को फानूस में लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समुदाय उनका विकास देखे और अन्य विचारों पर लौटकर आए जिन्हें अधिक ध्यान दिया जाता है। मेंटल मसल्स को तन के लाखों लोग व्यस्त हैं। समय की कमी है। क्या व्यावसायिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रारंभ में कुछ सामूहिक तलने के लिए समय व्यतीत करने लायक है? शायद, लेकिन वैसे शायद कुछ परिस्थितियों में हाँ बन जाता है। जब समुदाय ने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया हो, जब समुदाय का अधिकांश समय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करता हो, जब समुदाय को प्रतिलिपि लेकिन सीने से जुड़ी समस्याओं में व्यभिचारित किया गया हो। हम एक तुरंत मैन में साधाय जने के लिए एक तेजी से शब्द खिलौने का एक तेज गाती वर्ड गेम एक प्रकार से करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह सामूहिक व्यायाम है और वे आपको समुदाय में मजबूत करते हैं और समुदाय को एक अधिक बाहर जाने वाले मोड में ले जा सकते हैं। जब ये सामूहिक व्यायाम गति में होते हैं तो ये सबको समुदाय की ओर प्रवृत्त करते हैं और समस्या समाधान के लिए एक उद्घाटन रूप से कम करते हैं। परिणाम, उद्योगों की निरंतर शिकायतें हैं कि समुदाय के सदस्य समय की कमी के कारण ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकते। उनको कह दो कि एक बार यह प्रयास करें। हालांकि अगर सेशन के दौरान समय की कमी हो तो हमने पाया है कि एक 8 घंटे के लिए पहुंचने वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ने छुट्टी खोज ली है। आपका समुदाय कैसे समय व्यतीत करने वाले विचार पकड़ सकता है? आप उस समय व्यतीत करने के लिए समय किस तरह व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। बी ए लीडर सामूहिक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के लिए परिवार या फिर जनपद समूह से अधिक स्टार परिवन, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अधिक लोकतंत्र होता है, लेकिन लीडरशिप व्यावसायिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अधिक महत्व रखती है। प्रमुख संवेदनशीलता, संकुचित समय और संकुचित सामग्री के साथ विचारणा के एक समय पर सफल होने के लिए चाहिए। ध्यान रहे कि एक लीडरशिप नेतृत्व प्रक्रिया ज्यादा समय चाहिए होता है। यदि आपका समुदाय नए हैं तो संवेदनशीलता को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए एक लीडरशिप नेतृत्व प्रक्रिया व्यवस्थित करने का समय व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने समुदाय को एक रीतिकल हानि से बचा सकते हैं, एक अनुशासन में डूबी सोच को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लीडरशिप नेतृत्व प्रक्रिया अपने अपने क्षेत्रों को संकेतित करता है कि उन्हें समुदाय के विचारों के बीच के अंधेरों को छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने विचारों को पूरा करना है। अगर आप समुदाय में यह स्थापित कर सकते हैं कि उन्हें विचारणा से पहले धारण करने के लिए और सफलता द्वारा पूरा करने के लिए एक लीडरशिप नेतृत्व प्रक्रिया व्यवस्थित करना है, तो समुदाय आगे बढ़ सकता है। तो यह तो कुछ तरीके और सुझाव जो बेहतर ब्रेनस्टॉर्मिंग को सहायक हो सकते हैं। अपने संगठन में ये प्रयास करें और देखें कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। कृत्यांजलि रूप से मैं कहूँगा कि एक उचित स्थल ढूंढें, कुछ साधन और कुछ चॉकलेट चिप कुकीज मंगवाएं, एक अच्छे समूह को मिलाएं और आज आपको परेशान करने वाले किसी समस्या के कई समाधानों की संभावनाओं को सोचें। आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी से अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार है। चैप्टर 5, अ कूल कंपनी नीड्स हॉट ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि टीम्स इनोवेशन और बिजनेस के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हैं। आइडियो की फिलॉसफी के अनुसार अच्छी प्रोजेक्ट्स अच्छी टीम्स के साथ ही संभव हुई, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे टीम्स की बात कर रहे हैं जो अलग हैं, जो कि एक साफ लक्ष्य और सीरियस डेडलाइन के साथ शुरू होती हैं। यह टीम्स जानते हैं कि उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद उनका विलीन हो सकता है और अगली सप्ताह दोबारा एक नया लक्ष्य पाने के लिए बने। हम यहाँ पर डल और हॉट ग्रुप्स के बीच की अंतर पर बात कर रहे हैं। डल ग्रुप्स अधिकतर अपने स्थिति की रक्षा करने की दिशा में लगी होती हैं, जबकि हॉट ग्रुप्स में एक उद्देश्य और व्यक्तित्व होता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि एक अकेला महत्वाकांक्षी कितने भी प्रतिभा से परिपूर्ण क्यों न हो, वो असल जीवनों में छिपी एक टीम होती है। आइडियो के अनुभव से अकेला महत्वाकांक्षी अपने विचार को लेकर इतना परीक्षण कर लेते हैं कि वो यूज शेयर करने से कतराते हैं और कभी कभी उनका आइडिया गैराज या बेसमेंट में ही अटक जाता है। लोनर एक टीम के सदस्य की तरह सोचता नहीं है और उनका प्रोजेक्ट इससे नुकसान उठता है। हॉट ग्रुप्स के बने में कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे कि एक स्पष्ट लक्ष्य, कठिन डेडलाइन, व्यक्तिगतता,
आविष्कारक और बहुत से अलग प्रकार के लोगों के बीच संवेदनशीलता। यह टीम्स बाहर की दुनिया से जुड़ती हैं और जानते हैं कि सब उत्तर नहीं मिलते। उन्हें पता होता है कि हर उत्तर एक ही घर में नहीं है। IDEOMI के पास अपने प्रोजेक्ट्स और क्षेत्रों के आसपास जल्दी टीम्स बनाने के लिए एक हॉलीवुड जैसा सिस्टम है। यह सिस्टम काम कैसे करता है, ये बताया गया है कि फिल्म डेवलपमेंट कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स के आसपास जल्दी टीम्स बनाने का काला सीख चुकी हैं और इसी तरह आइडियो ने भी अपना स्टूडियो सिस्टम बनाया है। आइडियो स्टूडियो सिस्टम का मुख्य फायदा ये है कि ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स और क्षेत्रों के लिए जल्दी टीम्स बना सकती है। हॉट टीम्स बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माइंडसेट होता है। हॉट टीम्स को ना तो हमेशा किसी रोचक प्रोजेक्ट से शुरुआत करनी होती है। सही टीम और लीडर के साथ किसी भी टास्क को रोचक बना सकते हैं। पैशन एक हॉट टीम की क्रियाशीलता को बढ़ने का बड़ा भूमिका निभाता है। पैशन वाले हॉट टीम्स किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाते हैं। इन टीम्स को प्रशंसा और संकल्प की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक तकनीकी प्रथम, एक चैलेंजिंग बेचनी लक्ष्य या दूसरे कंपेटिटर्स को हराना। यह टीम्स किसी भी प्रकार के समस्याओं को हल करने के लिए तैयार होते हैं। दबाव का भी महत्व होता है, क्योंकि डेडलाइन के निचले होने पर एक अलग प्रकार की सफलता का अनुभव होता है। समस्याओं को मौका बनाने वाले टीम्स को मुकाबला करने के रास्ते ढूंढना आना चाहिए। एडवर्सिटी टीम्स को एक साथ बंधने का ग्लू बन सकती है और उन्हें मजबूती और अधिक से अधिक मिलन के रूप में दिखाई देने का मौका प्रदान करती है। क्लोज क्वार्टर्स और टाइट स्पेसेस भी हॉट टीम्स के लिए प्रभावित कर सकते हैं। कुछ हॉट स्टूडियो टीम्स अपनी बाईवीकली लंच एक असहाय क्षेत्र में करते हैं और ये टाइट स्पेस की वजह से और भी अधिक इंटेंस हो जाता है। आइडियो में कुछ टीम्स ऐसे होते हैं जो एक ही कार्यालय में काम करते हैं और उनका मिलन अधिक सजीव होता है। हॉट टीम्स बनाने का एक काला है। पर्सनैलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति को सोच विचार के समर्थकों के साथ बिठाना लाभप्रद हो सकता है। समानता ना हो, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। एंड में ये भी कहा गया है कि टीम्स को दे से मुक्त कर देना चाहिए। दे वाले कंपनीज में कर्मचारियों के बीच संवेदनशीलता और संघर्ष कम होता है। यदि आप अपने कर्मचारियों की ईमेल को भी मॉनिटर करते हैं, तो ये उनकी रचनात्मकता को कम कर सकता है। कंट्रोल से आपके कर्मचारी कम रचनात्मक और कम संघर्ष करते हैं। हॉट टीम्स में विश्वास और भरोसा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सबसे बेहतर लीडर्स वो सवालों के जवाब अपनी क्रियाओं से देते हैं, शब्दों के बजाय, और बेहतर साथियों के लिए ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो किस दिशा में खड़े हैं। जब मेरे बड़े भाई डेविड ने 1970 के शुरुआत में बोइंग में काम शुरू किया, तो उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में असाइन किया गया। जब उन्होंने इस गलती को पॉइंट किया कि उनका डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, तो किसी ने उन्हें दोबारा असाइन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें एक बड़े से विंडोलेस रूम में डाला गया जहां पर 200 अन्य मैकेनिकल इंजीनियर्स थे। इसके ऊपर इंसल्ट था स्ट्रिक्ट वर्क शेड्यूल पॉलिसी। वर्क डे 8 AM पर शुरू होता था। अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते थे। अगर आप 20 मिनट लेट आते हैं तो आपको एक स्कूल के बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था। गेट पर आपका नाम लिख लिया जाता था और आपके सुपरवाइजर के लिए एक नोट दिया जाता था। बोइंग एक महान कंपनी थी और है, लेकिन उस समय उसने अपने टीम मेंबर्स से केयर करने के लिए एक रिसाउंडिंग नो दिया था, लू होल्स के सवाल का। एक समय था जब म्यूचुअल मिसट्रस्ट का राज था। कंपनीज में ऑफिस सप्लाई मैनेजर्स होते थे। अक्सर प्रिवेलिंग एटीट्यूड ये थी कि काम करने वाले अपने एम्प्लॉयर के लिए इतना केयरलेस होते हैं कि उन्हें ऑफिस सप्लाईज चुरा लेंगे अगर उनको मौका मिले। यह एटीट्यूड समझ में नहीं आता जब टीम मेंबर्स कंपनी को अपना मानते हैं। इसीलिए आजकल कई कंपनीज जेनरस हैं टूल्स के साथ। हम अपनी टीम्स को सप्लाईज खरीदने या यूज करने में आसानी देने की कोशिश करते हैं। और आप कभी भी खराब नहीं होंगे अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर्स को ड्रिंक से भर कर रखते हैं और रेडी सप्लाई में वाइड वैरायटी ऑफ फूड रखते हैं, जैसे कि कई स्टार्टअप्स करते हैं। ये हॉस्पिटैलिटी और कर्म दोनों अच्छे होते हैं। अगर आपकी कंपनी जेनरस है, तो काम करने वाले भी सामान्य रूप से जेनरस होते हैं।
एक और वजह है ऑफिस ऑफ डे को हटाने की। अचानक हर छोटी सी गड़बड़ एक मौका बन जाती है अपने कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का प्रदर्शन करने का। एक टेक चार्ज एटीट्यूड आ जाती है। कई बार जब हमें अपने बिल्डिंग्स पर ध्यान देना था और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप मौजूद नहीं था, तो हमें प्लम्बिंग या बिल्डिंग के फर्स्ट एड का काम खुद करना पड़ा है। एक रीज़न है कि ऑफिसेज और वर्कर नेबरहुड्स के लिए एक इक्लेक्टिक और सेल्फ डिटर्मिन्ड अप्रोच इतना इफेक्टिव है कि यहाँ पर कोई दे नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक ग्रुप होता है जो हमारी टीम और हमारे वर्क स्पेस के लिए जिम्मेदार है। स्ट्राइव टू क्रिएट एन अबंडेंस मेंटालिटी। प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स को चुनने में गलत नहीं जा सकते, या तो बेहतर है आप खुद एक दूसरे को चुन लें। आपको कम टर्फ बैटल्स के सामना करने पड़ेंगे। जब हमारा बोस्टन ऑफिस अपना शिकागो ऑफिस के पास एक क्लाइंट पकड़ लेता है, तो ये किसी टकरार का कारण नहीं होता। एक सेंस होता है कि हर ऑफिस को काम की बहुत मिल जाएगी और चिच्चों में बैलेंस आएगा एंड में। यहाँ एक अबंडेंस मेंटालिटी अपने विचारों, सोचने और काम पर लगाने का एक रीजन और है। यहाँ पर एक जेन लाइक फोर्स का खेल होता है। जितना कम आप अपने विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जितना कम आप अपने लिए इन विचारों के लिए क्रेडिट मांगते हैं जो आपके हैं, उतने ही अच्छे विचार आपको आने और उनका अमल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में विश्वास करते हैं। अच्छे विचार आते हैं जब आप अपने बेहतरीन विचारों को लेकर आते हैं और उन्हें मिक्स में डाल देते हैं। वाई टीम्स बीट इंडिविजुअल्स। यह मिथ है कि क्रिएटिविटी अधिकतर अकेलापन में विकसित होती है। हम सबने कई बार सुना है कि नॉवेलिस्ट्स और स्क्रीन राइटर्स एक अलग बंगलों में अकेलापन में लिखकर बेस्ट सेलर्स और ब्लॉकबस्टर्स तैयार करते हैं। लेकिन क्या ये इनोवेशन को बढ़ावा देने और बिजनेस के लिए एक वायबल मॉडल है? कंसिडर अकेडमी अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर रॉन बैस। उनके पास एक टीम है जो कि 6 राइटर्स और रिसर्चर्स से मिलकर काम करती है। वो सीन्स के लिए आइडियाज डेवलप करते हैं। वो अलग अलग चीज़ें और ट्रिविया रिसर्च करते हैं। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। टीम 2 या 3 दिन तक आउटलाइनिंग मैराथन्स में डाइव करती है, कभी कभी डायलॉग को लाउडस्पीकर से बोलकर। एंड में टीम बेसिक्स ऑफ सीन्स और डायलॉग को ब्लॉक आउट करती है, आइडियो वर्नाक्युलर में अर्ली प्रोटोटाइप्स। फिर बैस एक सीन को पेंसिल से स्केच करते हैं, उनकी असिस्टेंट उसको टाइप करके टीम को फैक्स करता है और वो कॉल या फैक्स के जवाब में वापस आते हैं। आमतौर पर अगर टीम के आधे लोग किसी चीज़ से खुश नहीं होते तो वो बदल देते हैं। दूसरे स्क्रीन राइटर्स कंप्लेन करते हैं कि बास और उसके टीम को एक फैक्ट्री माना जाता है और शायद उनका सही मतलब हो भी। ये एक आइडिया फैक्ट्री है। बेस ने या तो अपने अकेले या फिर कोरिटन 16 फीचर फिल्म्स लिखी हैं, जैसे कि रेन मैन, वेटिंग टू एक्सहेल, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, स्टेप मॉम और स्नो फॉलिंग ऑन सीडर्स। और उनके फिल्म्स ने $2 बिलियन से ज्यादा कमाए हैं। ये साफ है कि वो कुछ सही कर रहे हैं। सीधे शब्दों में बैस के टीम अप्रोच काम करता है। टीम मेंबर्स नॉवेल्स मुंह से पॉसिबल एडेप्टेशंस खोजते हैं। कुछ मेंबर्स स्टूडियो से आने वाले नोट्स को प्लॉट और कैरेक्टर्स में चेंजेस करने के लिए हैंडल करते हैं। एडिसन के मेलो पार्क लैबोरेटरी की तरह बास और उसके टीम को एक साथ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स को बार बार मैनेज करने का मौका मिलता है। बेस ऐप ज़्यादा स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं और महसूस करते हैं कि उनके टीम ने उनकी वर्क की क्वालिटी को सुधारा है। मोमेंटम और सिनर्जी उनके टीम के सबसे बड़े वेपन्स हो सकते हैं। टीम्स के लिए वैरायटी का इंस्पिरेशन हो सकता है। एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम करके टीम मेंबर्स अक्सर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बीच में कनेक्शंस देख सकते हैं और थके नहीं, बल्कि उत्साहित होकर निकलते हैं। बास लिखने वाले की तरह नहीं समझ पाते हैं जो एक स्क्रिप्ट लिखकर यूज कंप्लीट कर देते हैं और अपने क्रिएटिव जूसेस को बंद करके वेकेशन पर चले जाते हैं। वो और उनके टीम इतना एंगेज्ड होते हैं कि सब चलता रहता है। कॉमेडी, ड्रामा, बड़ी फिल्म, केपर, कहते हैं वो सब एक कहानी है, हमारी कहानी, हमारे रिश्तों की और हमारे गलतफहमियों की। बास कैसे अपनी क्रिएटिविटी मशीन चलाते हैं? जैसे हाय उन्होंने एक स्क्रिप्ट के फाइनल लाइंस लिखी, फेड टू ब्लैक, वो अगले मूवी की पहली सीन लिख देते हैं। ये किसी भी टीम के लिए एक वंडरफुल स्ट्रैटेजी है। एक प्रोजेक्ट को खत्म करके दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू करके आप एक ब्रेक लेते हैं,
तो आपके पास पहले से एक ओपनिंग होती है, एक शुरुआत होती है, स्क्रैच से शुरू करने की बजाय। हॉट टीम्स परफॉर्म सबसे अच्छी टीम्स एक स्नोबॉल की तरह होती हैं जो एक पहाड़ के नीचे चढ़ने के साथ वजन और गति में बढ़ जाती हैं। बहुत जल्दी कुछ हाई स्नोफ्लेक्स से एनर्जी और उत्साह का एक बहुत बड़ा एवलांच बन जाता है। आप ऐसे एक टीम बनाना कैसे शुरू करें, पहले भूल जाएं जो आपने स्कूल में सीखा है। यकीन करें कि आपके टीम मेंबर्स अपने पहले दिन से ही एक बड़ा सक्सेस होंगे। यही वो बात है जो बेंजामिन ज़ैंडर, बॉस्टन फिल्हार्मोनिक के कंडक्टर, करते हैं। प्रसिद्ध संगीत शिक्षक का अपने स्टूडेंट से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलने के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। क्लास के पहले दिन उन्हें बताते हैं कि सबको ए मिलता है। एक शर्त है, उनका पहला असाइनमेंट उनको एक लेटर लिखना होता है क्लास के लास्ट दिन के डेट पर, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो इस ग्रेड के लायक क्यों हैं। ज़ैंडर, जिन्होंने एक बुक द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी लिखी है, इस ड्रामेटिक रोल रिवर्सल के कई फायदे होते हैं। पहले तो ये उनके स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रेट कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है। दूसरा, ये स्नाइपिंग को एलिमिनेट करता है जो लोग अक्सर करते हैं जब उनका ये फीलिंग होता है कि कुछ ही लोग एक ग्रेड जीतेंगे। एक वजह यह है कि हम बेल कर्व ग्रेडिंग को फ्लॉड मानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट्स अपने पर्सनल अर्न करने के लिए कुछ ज़्यादा ही करते हैं, एक ट्रेडिशनल टीचर द्वारा दिए गए ए के लिए जो कोई कभी नहीं करता। हम आईडियो में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। प्रोसेस हायर करने से शुरू होती है। टाइपसीएल जॉब कैंडिडेट को अप्रूवल मिलने से पहले उन्हें हमारे 2 डज़न से ज़्यादा लोग इंटरव्यू करते हैं। यह प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन एंड में इसका फ़ायदा होता है। आईडियो में आप तब तक हीरे नहीं होते जब तक आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते। जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें एक बड़ा बूस्ट मिलता है। उन्हें पता होता है कि बहुत से और अकम्प्लिश्ड लोग उन्हें टैलेंटेड और केपेबल मानते हैं। हम इंडिविजुअल्स को परफॉर्म करने का मौका देने में विश्वास रखते हैं। सब लोग रफली इक्वल स्टार्ट करते हैं और फिर उन्हें मेस अप करने और शाइन करने के लिए कई चांसेस मिलते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में फ्लोरिश करने वाले न्यूकमर्स को अक्सर एक न्यू प्रोजेक्ट में एक की रोल ऑफर किया जाता है या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेज करने का मौका मिलता है। एज और एक्सपीरियंस फैक्टर्स नहीं होते। आप एक्चुअली अपने काम को रिव्यू करने वाले 3 लोगों में से 2 को पिक कर सकते हैं और आइडियोज अक्सर टीम मेंबर्स को चुन लेते हैं। और क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स के लिए जिए जाते हैं तो काम को स्प्रेड करने का मौका मिलता है। हॉट टीम्स देने वाले फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो वो डिज़ाइन करते हैं। पाम वीएस और हैंड स्प्रिंग्स तो सब जगह मिलते हैं, जैसे कि क्रेस्ट नीट स्क्वीज बाथरूम्स में। सालों साल से एम्प्लॉयज ने देखा है कि उनके वर्चुअल क्रिसमस स्टॉकिंग्स में ईयरफोन्स, स्मिथ्स की गॉगल्स, नाइक सनग्लासेस और पोलरॉइड आईजोन कैमरास की तरह चीज़ें मिलती हैं। यह प्रैक्टिकल नहीं है कि हम उन चीज़ों को खरीदते हैं जो हम हेल्प करते हैं इंजीनियर या डिज़ाइन करने में, लेकिन हम अपना बेस्ट करते हैं। कोशिश करें कि आप कई चीज़ें गिफ्ट करें, लेकिन रूटीन से नहीं। गिफ्ट खुद बनाने का क्रिएशन टीम स्पिरिट को रिइंफोर्स कर सकता है। साल भर के एंड तक का हॉलिडे सीजन कार्ड भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हम अपने यूनिक क्रिएशंस पर गौर करते हैं और एक साल तो हमने ऐसे कार्ड्स भेजे थे जो छोटे लाइव ट्रीज को कंटेन करते थे। हमने एक स्पेस एज बॉन्डेड प्लास्टिक सबस्ट्राटा का यूज किया था जो कि ओरिजिनली नासा ने डेवलप किया था ट्रीज को जिंदा रखने के लिए। आइडियोज ने अपने काम के लिए बाद में ज्वाइन किया था एक पिंकी साइज्ड रेडवुड सीडलिंग्स को 600 हॉलिडे कार्ड्स में प्लेस करने के लिए। एंड ऑफ प्रोजेक्ट अवार्ड्स एक टीम मेंबर के सुपरह्यूमन एफर्ट्स को सेलिब्रेट करने का एक तरीका होते हैं, लेकिन फेलो टीम मेंबर्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट सबसे मजबूत रिश्तों को बिल्ड करते हैं। एंड ऑफ प्रोजेक्ट अवार्ड्स एक टीम की अकम्प्लिशमेंट्स को पंक्चुएट करने, कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करने और फन को बढ़ने का एक ग्रेट तरीका होते हैं। जो अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो लाइटनेस ऑफ अ ब्लेंडर का मजाक उड़ाते हैं या एक इंडिविजुअल की अचीवमेंट का हार्ट कैप्चर करते हैं। वो स्ट्राइकिंगली सिंपल भी हो सकते हैं। अपनी करियर की शुरुआत में एक स्टूडियो हेड ने एक टूलर को अपने अवार्ड के रूप में एक मिरर ऑन अ प्लाक भेजा। टीम मेंबर्स सोचते थे कि दूसरा इंजीनियर मेटल एनक्लोजर को एक लार्ज मेडिकल डिवाइस के लिए ओवर स्पेसिफाई कर रहा है।
उसके बुलेट प्रूफ अवार्ड व बुलेट केसिंग्स के साथ लेस्ड शीट मेटल थी। फिर एक इंजीनियर को अवार्ड मिला जो एक फोटोकॉपियर पर काम कर रहे थे और इनिशियली उसमें पेपर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से उन्हें एक एंड ऑफ प्रोजेक्ट अवार्ड मिला जिसमें फैंस की तरह फोल्डेड पीसेस ऑफ पेपर शामिल थे। या फिर एक टीम लीडर को अवार्ड मिला जो मिशिगन के एक फार्म पर कई हफ्तों तक वेटरनेरियन टूल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। उनका एंड ऑफ प्रोजेक्ट अवार्ड एक डार्टबोर्ड था जिसमें एक काऊ की डिरियर थी। कभी कभी अवार्ड सिर्फ अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिन तक हमारे शॉप से आंद्रे यूसेफी एक नाइटलाइन शॉपिंग कार्ट कंप्लीट करने के लिए कॉम्स होता था। उसके फेलो शॉप वर्कर्स ने यूज एक बड़ा सुपरमैन डॉल दिया था जिसे एक छोटा कार्ट पकड़ रहा था, और एक इंजीनियर को जो एक कंपेटिटर के सीमिंगली इंसरमाउंटेबल शीट ऑफ पेटेंट्स को क्रॉस करने में मदद की थी, उसको एक हैचेट दिया गया था जिसे सिंबॉलिकली थ्रू 500 पेजेस ऑफ प्रिंटेड पेटेंट्स को हैक किया गया था। जब एक स्पेशली लार्ज जॉइंट टीम ने डू आइडियो ऑफिसर्स से एक इटली बेस्ड मर्लोनी के लिए एक इंफॉर्मेशन अप्लायंस डिजाइन किया था, तो सब लोग एक टीम फोटो के लिए एक साथ जमा हुए, होल्डिंग अप डजन्स ऑफ अर्ली प्रोटोटाइप्स। कुछ मेंबर्स जो फोटोशूट मिस कर गए थे, उनको डिजिटल तौर पर बाद में ऐड किया गया। लेकिन फन को सिर्फ एक प्रोजेक्ट के एंड तक रिजर्व मत करो। कुछ ऑफ आर टीम्स ने अपने लीडर्स के बर्थडे के लिए कस्टम टी शर्ट्स डिजाइन किए हैं, और कई लोगों ने ट्रिप से वापस आने पर अपने ऑफिस स्पेसेस को अपने कलीग्स के द्वारा रिडेकोरेट किया गया था। हॉट टीम्स शेयर टीम्स मोटिवेटेड रहने और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए कैसे करते हैं। एक तरीका है एक क्लब हाउस लॉन्च करना, एक रेगुलर वीकली या मंथली मीटिंग जो एक राइटर्स ग्रुप की तरह काम करता है। पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ लेटेस्ट एडवांसेस और टेक्नोलॉजीज को शेयर करना है। क्लब हाउसेस हमें अपनी रूटीन से निकल कर ले जाते हैं, हमें फ्रे के ऊपर ले जाते हैं और हमें अपने चुने गए फील्ड्स के लिए पैशन याद दिलाता है। वो कैमराडरी को बिल्ड करते हैं एक सपोर्टिव कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड को ऑफर करते हैं जो एक स्पॉन्टेनियस, हमेशा इवॉल्व होने वाली कटिंग एज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लब हाउसेस सिलिकॉन वैली के फैब्रिक का हिस्सा हैं, एक कल्चर का हिस्सा है, जाना जाता है यूजर ग्रुप्स और होम टू सच लेजेंडरी इनोवेशन क्रेजी ग्रुप्स जैसे कि होमब्रू कंप्यूटर क्लब, जो पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री को ट्रिगर करने में मददगार था। एक क्लब हाउस आपको एक चीज में बिलोंग करने का एक एहसास देता है जो आपके अपने आप से बड़ा होता है। ये वजह है कि हम वर्कप्लेस की टूर्स को इतनी अहमियत देते हैं। अगर वो जगह जहां आप अपने जीवन के अधिकांश समय बिताते हैं वो बहुत वैल्यूएबल और एक्साइटिंग आउटसाइडर्स के लिए माना जाता है, तो सोचिए कि इसका हमारे खुद के टीम मेंबर्स के साइकी और स्पिरिट पर क्या असर होता है। टूर्स प्राइड और इंस्पिरेशन को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे बिल्डिंग और स्टाफ को दुनिया के बाकी हिस्से से खोलने का एक तरीका है। सालों साल क्लाइंट्स ने हमसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन के लिए ज्यादा मांगा है। कई कंपनीज ने टीम्स ऑफ इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को आइडियो एक्सपीरियंस से सीखने के लिए भेजा है। कुछ केसेस में वो हमारे पालो आल्टो फैसिलिटीज में महीने भर के लिए काम करते हैं, नियरबाई होम्स या अपार्टमेंट्स रेंट करके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जब उन्हें हमारी मेथड्स के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश होती है। दूसरे वीक्स के लिए विजिट करते हैं और फिर पीरियोडिकली वापस आते हैं। वो काम प्रैक्टिसेस को पिक करते हैं जो कल्चर को रिइंफोर्स करते हैं। वो हमारे ओपन एंडेड क्विक प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस के न्यूआंसेस को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे ये टीम मेंबर्स के बीच में अलग डिसिप्लिन्स के लोगों के बीच में बॉन्ड्स को एनहांस करता है। कई सालों पहले कई फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स ने हमें आइडियो एक्सपीरियंस का 1-2 दिन का वर्जन पैकेज करने को मांगा था। ये वो जेनेसिस था जो हम अब आइडियो यूनिवर्सिटी या बस आइडियो ऊ कहते हैं। और जैसे हाई नाइट लाइन ने हमारे डीप डाइव को क्रॉनिकल किया, जो हमारे प्रैक्टिसेस और मेथड्स का एक इंटेंसली कंप्रेस्ड एक्सरसाइज था, आइडियो यू अब आउटसाइडर्स को हमारी मेथड्स को फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस करने का मौका बन गया है। हमारे लिए ये एक 2-वे स्ट्रीट है। हमें हमारे मेथड्स को कंटिन्यूसली टेस्ट और रिफॉर्मुलेट करने का मौका मिलता है जहां अलग इंडस्ट्रीज और टीम्स के लिए काम करता है, और हमारे आइडियो यू टीम्स एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं,
मीटिंग्स और इनफॉर्मल टॉक्स में आइडियो के बाकी हिस्से को रिपोर्ट करके, एक हॉट ग्रुप का होराइजन एक्सपेंड करके और यूज हमेशा इवॉल्व करके आप इनोवेशन के कटिंग एज पर अपने टीम को रखते हैं। टीम मोराल जब लोग स्पेशल महसूस करते हैं तो वो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। यही वजह है कि हम एंड ऑफ ईयर पार्टीज थ्रो करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए किस चीज़ को और कौन है हम। हमने कभी मोफे फील्ड्स ब्लिम्प हंगर के टेम्पररी पोजेशन में ली। एयरप्लेन्स के बीच में एक ज़ाइडेको बैंड जंप करता था जब हम इंडोर स्पेस में रोलर ब्लेडिंग करते जिसका डिज़ाइन हमने बेचारे रोलर ब्लेड से लाइसेंस लिया था। क्लब लाइट्स, ग्लो इन द डार्क ब्रेसलेट्स और नियॉन एक्सेंट से हमारे आइडियाज कुछ घंटे उछालते रहते हैं। द ग्लिट्स और ग्लेमर से बड़े कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, अच्छी पार्टी से हमें रात भर अदालत मिलेगी। ये शब्दों में पेश हो जाता है, हमें पता होता है कि हम एंड ऑफ ईयर पार्टी के लिए तैयार नहीं है जब तक कि छोटे क्रिसमस ट्रीज जैसे कहने वाले क्रिएटिव गिफ्ट्स का स्टॉक आउट नहीं हो जाता। हमारा ईयर एंड रिचुअल में एक सवाल अक्सर आता है, हाउ मेनी पीपल कैन यू फिट इन अ फोन बूथ। ऑफ कोर्स आजकल किसी के पास भी फोन बूथ नहीं होता, लेकिन फोन बूथ्स का रिकॉर्ड फोन बूथ्स में नहीं करते हैं। हम अपनी पेपर नाप में फोन बूथ को लेकर अराउंड द क्लॉक बेट्स लगाते हैं। और जब आप चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स कुछ जीत सकें तो कुछ ग्रेट इंसेंटिव्स डिजाइन करो। हमारा विनिंग टीम को एक वीक लॉन्ग ट्रिप टू रोम मिला था और ये ट्रिप दुनिया के बेस्ट जेलाटो के फ्लेवर्स और फाइनेस्ट पीसेस ऑफ रिनेसांस आर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए था, लेकिन अवार्ड्स के लिए क्रिएट करने का एक तरीका था कि एक टीम को रिमाइंड करने के लिए कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर और दैट बाय द एंड ऑफ द डे हमें मजा आना चाहिए। Say it with a catchphrase या design it with a coaster. Design it into an environment. हमारा work hard, play hard स्पिरिट हमारे ऑफिस में हर तरफ देखने में होता है। हमारे ऑफिस हॉलवेज पर स्काईलाइट्स हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समर्स में पालो अल्टो बहुत गर्मी होता है। हॉलवेज में पति करने के लिए हीट से बचने के लिए एब्लेशंस हैं। हमारे डिजाइनर्स हॉलवेज में जकूजीज देखते हैं। एब्लेशंस में वो बेंचेस की हाइट पे रहना हटा है जहां आप कंफर्टेबल हो सकें, ये वो कसम होती है। वो डिजाइन टेबल्स के लिए रखने की हाइट पे रहना हटा है, और या तो टेबल के नीचे जो फ्लोर से ऊपर होती है या फिर नीस के साथ 90 डिग्री पर होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या असर हुआ इस एब्लेशन का। हमारे हॉलवेज में लाउंज और इनफॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसका खुमार ऑफिस के दूर के पास होता है। ये लोग नए क्लाइंट्स और ओल्ड फ्रेंड्स के लिए या फिर ब्रेक पर या मीटिंग्स के लिए होते हैं या फिर पिकनिक या बीच पार्टीज के लिए। ये हफ्तों में एक वीवर्स लूम की तरह होता है, शटल उड़ते रहते हैं और फिर भी दे निम्बल, ना कि ये फटा रहता है कि वो कभी नहीं उतारता। आज से कई सालों पहले क्लाइंट्स की टीम्स एक आइडिया के किसी प्रोजेक्ट पर 2 या 3 दिन के लिए भेजे जाते थे। फिर हमने एक एंगेजमेंट मैप डिज़ाइन किया जिससे टीम्स के लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा एनहांस किया जा सकता था। फिर हमने क्लाइंट्स के लिए एक किट डिज़ाइन की जिसे उनकी इंटरनल टीम्स अपने प्रोडक्ट्स के इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते थे। हमने एक हमारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के लिए 1/16 इंच के रबर मैट्स डिज़ाइन किए हैं जो कि बस डेवलप होने वाले प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए रिजर्व होती हैं। बाद में इस कॉन्सेप्ट को फोन लाइंस के लिए, फुटॉन्स के लिए, स्टेयर्स के लिए, कई तरह के हादसे के लिए एक्सपेंड किया गया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने अपने क्लाइंट्स के साथ साथ बिल्ड किए गए न्यू प्रोडक्ट्स के लिए डेडिकेटेड डिज़ाइन टीम्स को डिज़ाइन करने का सिस्टम निकला। हमने 5 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल मैप्स क्रिएट किए हुए जो कि बहुत जल्दी इनोवेट होंगे। फिर ये इन्वेंशन डेवलपमेंट टीम्स हमारे हाई एक्सपोजर, हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए हो गए हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स जैसे कि कई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केसेस में जो जाता है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ग्रो करते हैं और चेंज होते हैं। हमारे ये क्लेम से सपोर्ट होता है बोथ डिज़ाइन और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसीज अपनी खुद की एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं। मुझे याद है जब आइडियो के पास एक कंप्यूटर में एक कैट ऑपरेटर हुआ करता था, एक साउंड इंजीनियर, एक डॉक्टर ऑफ सेमियोटिक्स, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक इंटरनेशनल ट्रेंड स्पॉटर, एक स्क्रिप्ट राइटर और एक आउटडोर गाइड।
खुद कंप्यूटर से प्रोड्यूस किया गया एनिमेशन और साउंड इफेक्ट से काम की शुरुआत की गई थी। फिर एक मल्टी-मिलियन डॉलर हाई-टेक बिजनेस थी जो कि क्लाइंट्स को काम करने के लिए बेहतरीन टूल सेट ऑफर करती थी। फिर जैसे कि हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन में एक्सपर्ट्स हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी को और कुछ भी सीख सकते हैं? बेव डोब्रा, एक टैलेंट रिक्रूटर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस प्रोफेशनल्स, एक कहानी सुनाती है जो आपको ये दिखाता है कि कैसे आप क्लाइंट्स के साथ काम करके काम डेवलप कर सकते हैं। एक दिन एक क्लाइंट ने सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट स्टीफन डेनी से मिलकर कुछ सीखना शुरू किया। इस मीटिंग में क्लाइंट स्टीफन से कुछ सवाल किए जिनका जवाब उसको पता नहीं था, और स्टीफन ने यूज जवाब देने के बजाय उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने क्लाइंट से कुछ दिन के लिए कुछ डिजाइन थिंकिंग एक्टिविटीज की शुरुआत की, उसके एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करने के लिए, और फिर उसे डिस्कशंस में इन्वॉल्व किया गया। क्लाइंट ने इस प्रोसेस को एंजॉय किया और इसका रिजल्ट था कि उनका कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टीज बढ़ा गया। ये कहानी दिखाता है कि आप अपने क्लाइंट्स को कुछ नया सिखाने का मौका दे सकते हैं और ये उनका नॉलेज और स्किल्स का विकास भी कर सकता है। साथ ही ये एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका भी हो सकता है, जिससे आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी फायदा हो सकता है। इसी तरह आप अपने क्लाइंट्स के साथ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स डेवलप करके एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस बिल्ड कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है।